टाइम मैटर नहीं करता। आपने जिम में 2 घंटे बिताए हैं, 3 घंटे बिताए हैं, 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में आपका एक सिंगल बॉडी पार्ट रूटीन खत्म हो जाना चाहिए। मैटर करता है इंटेंसिटी। आपने 30 मिनट 40 मिनट जितनी देर वर्कआउट किया वो किस इंटेंसिटी से किया। जो यहाँ के कोचेस के पास नॉलेज है वो बाहर के कोचेस से अभी भी 5 से 10 साल पीछे है। न्यूज़ आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेस भी हो रहे हैं कि पीपल हैव स्टार्टेड टू यूज स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फॉर क्विक रिजल्ट्स। इसमें ट्रेनर्स की तो गलती है ही, लेकिन उनसे पहले में जो क्लाइंट्स हैं जो उनके पास जाके ये बोल रहे हैं सर मेरे को जल्दी से फैट लॉस करना है, जहां आपने जल्दी लगा दिया वहां आपने पहले खुद ही गलती कर दी। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस फेज में आके करना चाहिए? तो पहले ये है कि आप पहले 6 महीने जिम जाएं कि वेट ट्रेनिंग करना शुरू करें। बॉडी और मेंटली मतलब हमें दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है। आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस इंडिया में ट्रूली मेरिट पे चलते हैं या फिर इनमें भी धांधलेबाजी होती है, इनमें भी स्कैम्स होते हैं, लेकिन हर इवेंट में एक आधा ऐसा जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई कैटेगरी कोई जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये डिजर्विंग नहीं था। कनेक्शंस और पैसे से काम हो जाता है? पैसा तो नहीं, कनेक्शंस मैं कहूंगा। कोई ऐसे इंडियन या इंटरनेशनल एथलीट जो आपकी मोटिवेशन का सोर्स थे, जिनको आप यू यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यार ये बॉडी बिल्डर हैं जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूं? देखो आर्नोल्ड के और इनके ही रहते थे, तो उन्हीं को देख के यार बहुत तगड़े हैं ये। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुकेश जी उस टाइम बॉडी बिल्डिंग करते ही थे, मैंने मुकेश जी के अंडर शुरू किया था। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी डेडिकेशन और डिसिप्लिन से ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं 5 टाइम्स मिस्टर इंडिया चैंपियन, मिस्टर वर्ल्ड 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट और मिस्टर साउथ एशिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वीरेंद्र सिंह मल्हान जी की। हालांकि उनकी जर्नी सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफीज तक सीमित नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्टेस्ट प्रेप स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जर्नी और एक्सपर्टीज के थ्रू कई एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स को मोटिवेट किया है जो अपनी फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं। इस एपिसोड में हमने उनसे उनकी शुरुआत से लेकर उनकी इंटरनेशनल सक्सेस तक के सफर के बारे में बात की। हमने जाना कि उन्होंने स्टीरियोटाइप्स और इंडस्ट्री के चैलेंजेस को कैसे टैकल किया, स्टेरॉइड कंट्रोवर्सीज और अनफेयर कंपटीशन पर उनका क्या स्टांस है, एक बॉडी बिल्डर के मेंटल और फिजिकल बैटल्स क्या होते हैं और एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या माइंडसेट और सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो तैयार हो जाइए एक पावर पैक्ड कन्वर्सेशन के लिए विद नन अदर देन वीरेंद्र सिंह मल्हान। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। हाय वीरेंद्र भैया, मैं भैया ही बोलूंगा क्योंकि जो आपके साथ मेरा पर्सनल एक रिश्ता है, राइट, उसमें मैं चाहूँगा कि मैं आपको भैया करके एड्रेस करूँ। बहुत सारे लोग आपको गुरुजी से करके भी एड्रेस करते हैं, सर बोल के भी एड्रेस करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना भी चाहते हैं जो आपके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। इंटरनेशनल मेडल्स, नेशनल मेडल्स, मिस्टर इंडिया, यहाँ तक कि मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडल आपने लिया 2016 में। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद 25 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद कैसा आपको लगता है? सबसे पहले मैं मिसफिट ह्यूमंस के जितने भी ऑडियंस हैं उनको नमस्ते बोलना चाहूँगा। और जर्नी मेरी जब मैं 11th या 12th में था जब से शुरू हुई थी, तो ऑलमोस्ट ये लगाइए 24-25 साल हो गए मेरे को इसमें। तो जर्नी तो आप किसी भी चीज़ की लेंगे उसमें अच्छा बुरा अप डाउन सब चलता ही है। तो ओवरऑल तो हाँ सेटिस्फेक्शन है जो मैंने किया। भैया जब आपने शुरू किया था 2000 में, उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने जिम जाना शुरू किया था ना, तो 4 लोग ये बोलते थे कि यार तुम तो गुंडे हो, ये गलत जगह है, जिम एक सही जगह नहीं है, यहाँ गुंडे इकट्ठे होते हैं, क्रिमिनल्स जाते हैं। इस तरीके की धारणा होती थी, इस तरीके का माइंडसेट होता था। और मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की, मैंने 2011-12 में शुरू किया था, उससे भी 11-12 साल पहले क्या माहौल था, क्या कल्चर था? 2000 में जब मैंने जिम ज्वाइन किया था
तो जिम तो मैं मतलब उससे पहले ही शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत 1 महीना गए, 2 महीना गए, फिर छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम जो नॉर्मल लोकल लोगों का जो माइंडसेट था वो जिम्स को लेके अच्छा नहीं था। उनके हिसाब से जो जिम जाता है वो पढ़ाई लिखाई से दूर है, उसको लाइफ में आगे कुछ नहीं करना, वो लड़ाई झगड़े बदमाशी इनमें ही आगे जाएगा। तो मतलब बड़ा नेगेटिव सा था। अभी के टाइम में बहुत चीज़ें चेंज हो गई। अगर आप जिम में जा रहे हो, अड़ोस पड़ोस में कोई बात भी कर रहा है तो वो ये अरे ये तो जिम में जाता है, ये तो लड़ाई झगड़ों में रहता होगा, मतलब अपने बच्चों को या तो ये कर देंगे इससे थोड़ा दूर रहे, ठीक है। रिलेटिव्स भी अगर बात करते थे सामने नहीं तो पीछे से, ये क्या टाइम खराब करने लग रहा है, इसको क्यों नहीं समझा रहे। इवन पेरेंट्स को भी डाउट ही रहता था। हाँ, ये लगाइए जैसे मेरे फादर थे, वो जब मैं 9th में था उस टाइम गुजर गए थे। तो उसके बाद जो भी था सारी मेरी मदर ही करते थे। हाँ, मेरी मदर का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, उनका सपोर्ट करने का भी कंडीशन थी, क्योंकि वो सिंगल लेडी खुद ही अर्निंग कर रहे थे, ऐसा कोई हमारा बहुत अच्छा फाइनेंशियल वो भी नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहते थे, मतलब साल में हर साल मेरे को साल में एक बार निमोनिया टाइफाइड ऐसे कुछ ना कुछ होना ही था। मेरी हेल्थ बहुत नीचे कम मतलब हल्की रहती थी। तो जब मैंने जिम जाने शुरू किया तो वो जाना सिर्फ इसलिए था कि यार थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, थोड़ा हेल्थ सुधर जाए। मतलब आप समझिए कि 11th क्लास में मैं हूँगा और जब मेरा बॉडी वेट होता होगा 48-47 kg। तो जिम तो जाना सिर्फ अपनी हेल्थ को लेके ही शुरू किया था। लेकिन अब वो होता है ना कि कहीं अच्छी जगह है, वो आज भी बच्चों में रहता है कि जल्दी से कुछ हो जाए। वो उस टाइम भी था यार, कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए जो फटाफट से वेट गेन करा दे तो वो ढूंढा करते उस टाइम पे। और उस टाइम पे दिक्कत ये थी कि जैसे आजकल का जो है कि गली गली में जिम है, उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम ये था 5-6 किलोमीटर के में कम से कम इतना डिस्टेंस होता था एक जिम दूसरा जिम मिलने के लिए। तो हमारे नजफगढ़ में, मैं नजफगढ़ से हूँ, तो नजफगढ़ में उस टाइम 1 या 2 जिम थे। और जैसे अभी शुरू में आपने बोला माहौल, तो उन जिमों में मैं ही नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे माहौल इस टाइप का था। तो मैं अब वही ढूंढ रहा था, तो मुझे किसी ने, मुकेश गहलोत जी हैं गुरु जी, उनका किसी ने जिम बताया था, तो मैंने फिर वहाँ जाके शुरू किया था। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे, तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था। तो फिर मैंने, मेरे घर से वो कुछ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मैं वहाँ जाना शुरू किया था। और जैसे आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया माहौल जब था ऐसा, ऐसी कोई वो नहीं है। और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। पेरेंट्स आज भी बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, वो रेयर ही कोई है कि हाँ ठीक है। तो उस टाइम मदर ने भी मेरे को टाइम दिया था कि ठीक है अब तेरा इंटरेस्ट हो गया है, और मैंने 12th क्लियर कर ली थी, कि तेरे को अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैंने अपनी मदर से कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की चैम्पियनशिप है, गुरुजी कह रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशन कर ले। तो मैंने मदर से 6 महीने का टाइम लिया था। मदर ने कही थी 6 महीने में जो तेरे को करना है कर, अगर तेरा मेडल आता है तो ठीक है, तू आगे कंटिन्यू करियो, मैं लाइफ में कभी दोबारा नहीं बोलूँगा। अच्छा, उसके लिए भी मुझे मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनका सपोर्ट लेना पड़ा। मैंने पहले बड़ी सिस्टर को समझाया, सिस्टर ने फिर मदर को समझाया कि ठीक है 6 महीने की क्या दिक्कत है, आप जो भी खर्चा लगता है आप करिए। और वो 6 महीने में जो था, तो मेरा मेडल आया वहाँ पे। उसके बाद तो मदर ने मना करा नहीं। और उससे पहले लेकिन काफ़ी चीज़ें थी, जैसे मदर को कन्विंस भी मदर ने इसी वजह से हुई कि मेरा जो 12th के बाद एडमिशन हुआ था वो स्पोर्ट्स कोटा से ही था। छोटे छोटे इवेंट होते थे, तो मैं मदर को बिना बताए उनमें पार्टिसिपेट करने चला जाता था। यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले जब मैं 12th में था, जब भी छोटे मोटे लोकल बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स होते थे, तो अब क्योंकि वही मदर को बिना बताए, क्योंकि मदर चाहती नहीं थी कि मैं ऐसे स्पोर्ट्स में या ये जाऊं, तो मदर को बिना बताए, उनको ये था ये जिम में जाता है, तो मम्मी दोस्तों का कंपटीशन है, मैं जा रहा हूँ। वहां जाके दोस्त ही मेरे फीस भी पे कर रहे हैं। अब क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग में ये है कि बॉडी शेव होनी चाहिए, अब घर पे से वो करके जाएं तो पकड़े जाएं, राइट। तो वहीं दोस्त सब बॉडी शेव भी कर रहे हैं उसी टाइम, वहीं पे बॉडी वेट देना है। तो ऐसे मैंने 3-4 बार किया बिना बताए मदर को, मैं कम्पीट करने चला गया।
और वहाँ मैं टॉप 5 में हमेशा रहता था। तो ये तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैंने थोड़ा टाइम दिया, तो अगर मैं अभी बिना सिर्फ मेहनत, जो थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है इसमें बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, टॉप 5 में आ रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं अच्छा करूँगा। तो यही चीज़ मैंने फिर सिस्टर को समझाया। सिस्टर ने ये बड़ी मुश्किल से मदर को कन्विंस किया। तो उसके बाद फिर कभी मदर ने तो मना किया नहीं है। भैया ये कब आपने डिसाइड किया? देखो आप पैशन के साथ कॉलेज भी कर रहे थे, बहुत पैशनेट थे बॉडी बिल्डिंग को लेके। इस पैशन को प्रोफेशन में और एज अ करियर लेने का कब डिसीजन लिया आपने? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12th में मैं 11th-12th में मैं जाता था जिम, लेकिन वो सिर्फ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। लेकिन बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो जो मुकेश जी हैं उन्होंने ही मेरे को बोला कि ऐसा है कि थोड़ा सा compete करना शुरू कर। अगर कुछ अच्छा होगा तो कॉलेज में एडमिशन भी तेरे को इनके उससे मिल जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे लोकल इवेंट्स खेलने जाता था, तो उस टाइम हमारे नॉर्थ कैंपस में सत्यवती कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ के सत्यवती कॉलेज के डीपी सर होते थे हमारे स्पोर्ट्स के, लव सर। वो इवेंट्स देखने आते थे। ओके। तो उन्होंने मेरे को कई सारे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में नोट किया था। मैंने बताया मैं कभी भी लोकल में भी टॉप 5 से नीचे कभी नहीं आया। ओके। सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे रहता था। तो अब लव सर ने ही मुझे एक दिन रोका, पूछा बेटा क्या करते हो? मैं बोला सर अभी 12th में हूँ। तो बोले ठीक है आप आ जाना 12th में, बस पास हो जाना, जो भी नंबर है आपको मैं स्पोर्ट्स कोटा बॉडी बिल्डिंग से एडमिशन दे दूँ। तो एक तो रीजन ये कॉन्फिडेंस आया कि यार अभी तो कुछ ऐसा बड़ा मेडल भी नहीं आया और स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिल और रहा वो है यूनिवर्सिटी में। और दूसरा फिर थोड़ा सा मुकेश जी की भी इंस्पिरेशन थी और थोड़ा खुद पे भी कॉन्फिडेंस था। तो वही रीजन, सारी चीजें मतलब माइंड में ये था, नहीं मैं कर सकता हूँ। और मैंने पहले अपनी सिस्टर को फिर मदर को कन्विंस किया। मदर ने वो 6 मंथ का टाइम दिया और उसमें मेरा मेडल आया। तो उसके बाद तो कभी किसी चीज़ के लिए मदर की तरफ से तो ना थी ही नहीं। ग्रेजुएशन के टाइम पे कैसा, उस टाइम पे क्या माहौल होता था बॉडी बिल्डिंग को लेके? जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, माहौल बहुत ख़राब था। जो हमारी सत्यवती की जो बॉडी बिल्डिंग की टीम थी, वो हमारे इसी बेल्ट की थी, मतलब नजफगढ़, डिचाऊ, मित्राऊ, यही सारे बच्चे थे। तो जिस दिन एडमिशन लेने गए, तो जो हमारे लव सर थे, उन्होंने पहले ही दिन बोला बेटा पूरे साल में सिर्फ 4 से 5 दिन कॉलेज आना है, बाकी मुझे कॉलेज में दिख मत जाना। आप आओगे एक दिन जिस दिन आपको स्टार्टिंग में फीस भरनी है उस दिन, दूसरा आओगे आप एग्जाम देने, ठीक है, तीसरा आओगे अगर आपका मेडल आ जाता है, मेडल आ जाता है तो एनुअल फंक्शन में हम आपको स्कॉलरशिप करेंगे उसमें, और चौथा रिजल्ट लेना है। इससे अलग आप जिम यहाँ पे दिख मत जाना, अगर आप दिखे तो हम आपका रेस्टिकेट कर देंगे। तो माहौल सच में बुरा होता था। बॉडी इतनी बिल्डिंग को स्ट्रिक्ट लेके हमारे को ये मिली हुई थी। इतना था कि मतलब तुम पढ़ो मत पढ़ो, पेपर निकाल लो और कॉलेज मत नजर आना बस। हाँ, क्योंकि वो अब बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी बिल्डर फिजिकली तो देखने में सबको लगता ही है। और क्योंकि हमारा एरिया ये लगता था, हमारी इस साइड का जो नजफगढ़ हो गया, डिचाऊ, उस टाइम पे काफी मतलब ब्लैक लिस्टेड ही लगाइए आप, लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजों में। तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट ये थी कि आप लोग नहीं दिखोगे, ना किसी इलेक्शन में दिखोगे, ना किसी फेस्ट में दिखोगे। आप लोग आओ, आपको अपने एग्ज़ाम देने हैं, आपको इवेंट पार्टिसिपेट करना है, मेडल आ गया, आप अपनी स्कॉलरशिप लेने आइए एनुअल फंक्शन वाले दिन, और फिर आप बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रगल ही है देखा जाए तो। स्ट्रगल कह लीजिए, चाहे हम, मैं अगर अपने लिए देखूँ तो मुझे फ़ायदा था। मैं अपनी प्रैक्टिस दोनों टाइम कर रहा था, फिर मैंने बीच में कोचिंग जिम ज्वाइन कर लिया था एज अ ट्रेनर। तो मुझे फ़ायदा ही था कि पढ़ाई भी हो रही है, टाइम भी मिल रहा है अलग से, और कुछ अर्निंग भी शुरू हो गई, ताकि घर पे अपना बर्डन ना बनूं। कैसा कहते हैं बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ इजी स्पोर्ट, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, सबसे महंगा स्पोर्ट बताया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, कोई भी स्पोर्ट्स में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। किसी भी स्पोर्ट्स को ना, स्पोर्ट्स मतलब आप दो तरह से हैं, एक हम उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, एक हम उसको सिर्फ
एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करो, सब एक जैसा है। हाँ, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, 1-1.5 घंटा जाना है, गए गए, नहीं गए नहीं गए, राइट। जो खाना है खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, ठीक है हम्म, ना। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल किसी भी स्पोर्ट्स में लेना जा रहे हो, तो फिर हर स्पोर्ट्स एक जैसा ही डिफिकल्ट है। हर स्पोर्ट्स में पहले नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे, पहले के रेसलर्स आप देखिए, आपको हैवी मिलेंगे, लेकिन आजकल के रेसलर्स देखिए एकदम फिट मिलेंगे, सिक्स पैक्स मिलेंगे। आजकल के क्रिकेटर्स देखिए बिल्कुल लीन फिजिक होती है। तो आज के टाइम में तो कोई भी स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग को आप इंक्लूड करिए, सब में एक जैसा ही खर्चा है, डाइट का, इक्विपमेंट्स का। अगर आप मान लीजिए, जैसे मेरा बेटा है, बैडमिंटन खेलता है, अब उसका एक रैकेट ही कम से कम 12-15 हज़ार का आता है, सस्ता तो नहीं हुआ। अब जो वहाँ पे शूज उसको चाहिए होते हैं, वही कम से कम 10-12 हज़ार का एक पेयर आएगा, तो सस्ता तो वो भी नहीं हुआ। थोड़ा सा मेंटली बॉडी बिल्डिंग इसलिए टफ पड़ता है क्योंकि जो लास्ट के डेज होते हैं, आपको ट्रेनिंग उतनी हार्ड करनी है, लेकिन जो आपका खाने का है, कैलोरीज इनटेक जो है, वो बहुत कम हो जाता है। तो उसमें आप लो भी फील करोगे, आप में एनर्जी भी नहीं होगी, लेकिन आप वर्कआउट भी स्किप नहीं कर सकते। तो जो बॉडी बिल्डिंग है वो सिर्फ लास्ट के दिनों में टफ है, सारा साल नहीं है। सारा साल अगर आप देखोगे तो बाकी स्पोर्ट्स से मैं कहूँगा ईजी है। ओके। ईजी इसलिए, आप किसी क्रिकेट एकेडमी में चले जाइए, वहाँ ये नहीं देखेंगे कि दोपहर के, आज मई का महीना है या जून का महीना है, दोपहर के 2 बजे लू चल रही है, चलने दो, आप प्रैक्टिस करो। बॉडी बिल्डिंग में वो तो नहीं है, एटलीस्ट तो नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है ना। आप फुटबॉल, कोई भी एकेडमी है, बारिश हो रही है, वहाँ रोकेंगे तो नहीं ना, बारिश में मैच चल रहा है, चलने दो। बॉडी बिल्डिंग में ये तो नहीं है ना। वहाँ पे डेली कोई भी स्पोर्ट्स है ऐसा जिसमें फिजिकल है, आप रेसलिंग ले लीजिए, जूडो ले लीजिए, एमएमए ले लीजिए, कुछ भी, आपके 2 से 3 सेशन जिसमें वेट ट्रेनिंग भी है, जिसमें आपका कार्डियो वर्कआउट भी है, सब कुछ है। बॉडी बिल्डिंग में पूरा साल वो नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में 1-1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग, 30-40 मिनट अगर आपका कार्डियो है तो वो, सिर्फ इतनी ट्रेनिंग है। लास्ट के डेज जो 2 महीने 3 महीने होते हैं, उसमें सिर्फ वो टफ है, क्योंकि उसमें फिर सुबह खाली पेट कार्डियो करना है, फिर डाइट लेनी है, रेस्ट करना है, फिर वेट ट्रेनिंग करने जाना है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऊपर है तो फिर आपको कार्डियो करना है, फिर रेस्ट लेना है, इवनिंग में फिर जाना है, आपको वेट ट्रेनिंग करना है। तो लास्ट के 2-3 महीने, हाँ उस टाइम तो टफ है, कैलोरी इनटेक बहुत कम हो जाता है, माइंड गेम हो जाता है उस टाइम। प्रॉपर आपको माइंड बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बॉडी अलाउ नहीं करती कि जाओ, लेकिन आपको खड़े होके एक भी दिन मिस नहीं करना ना। आप ऐसा कर सकते कि आज थोड़ी हल्की प्रैक्टिस कर ले, बॉडी को रिकवरी दे, क्योंकि 3 महीने अगर हम हर पार्ट को 2 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक कैलकुलेशन है, 1 महीने में 8 ट्रेनिंग मिलेंगी, 3 महीने में, तो उतने टाइम में आपको बॉडी चेंज करनी है। तो वो 3 महीने जो आखिरी के होते हैं, या 2 महीने, अगर अच्छी कंडीशन कोई सारे साल अच्छा लेके चल रहा है, उसके लिए 2 महीने, तो सिर्फ वो तो मैं कहूँगा कि हाँ हर स्पोर्ट से टफ है, लेकिन पूरा साल नहीं, बॉडी बिल्डिंग ईजी है। मतलब 3 महीने में कैसी भी कंडीशन हो बॉडी की, आप उसको, वो डिपेंड करता है, अगर आप प्रोफेशनल हो गए, आपको 4-5 साल हो गए, तो ये बॉडी समझ में आ जाती है, और आप इतना मैच्योर भी हो जाते हैं, अगर 4-5 साल आप प्रोफेशनल खेलते हुए हो गए, कि आप वो गलती ना करो जो बिगनर्स करते हैं। सारा साल थोड़ा सा ध्यान रखो, जितना खाना है, जो खाना है वही रखो। अगर आपने कहीं पार्टी में गलत खाया भी, तो आपके पास अगला दिन है, 2 दिन है, उसको बराबर करिए, बैलेंस करिए, कार्डियो बढ़ाइए, थोड़ा ट्रेनिंग ज़्यादा करिए। लेकिन आप ये सोचें सारा साल मज़े करो, जो आगे आ रहा है वो खाओ, और आखिरी के 3 महीने में मैं कुछ जादू कर दूंगा, फिर वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, आजकल बॉडी बिल्डिंग का जहाँ पे भी नाम लिया जाता है, वहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरॉइड्स, राइट। और कहते हैं कि कुछ नहीं है बॉडी बिल्डिंग, सामान डालो। ऐसा, मैं इतने साल वर्कआउट किया है, जिम जाता जाता रहा हूँ, अभी भी बीच बीच में आई कीप ऑन वर्किंग आउट। और जिम में जाओ तो किसी से भी बात करो तो ये बोलते हैं कि यार स्टेरॉइड्स यूज करो, बॉडी में सामान डालो और बॉडी बन जाती है। कितना सच है ये? इसका ना मैं एक दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ आपको।
सबसे इजीली अवेलेबल स्टेरॉइड्स किसको है आज के टाइम में, कि उसको ये लगे कि भाई वीरेंद्र को ये चीज 200 रुपए में मिल रही है, मेरे को 100 रुपए में मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर्स, जिसके खुद के मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको तो अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिलता होगा, राइट। ठीक है। डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो कि डॉक्टर्स खुद अपने आप को चाहते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा बिल्ड दिखूं, ठीक है। और ऐसे ही मैं बोलूँगा सप्लीमेंट, ऐसे कितने सारे बड़े बड़े डीलर्स हैं या शॉप्स हैं सप्लीमेंट की, जिनको मतलब जो चीज़ मुझे 1000 रुपये में मिलती होगी उनको शायद 5 रुपये में मिलती हो। सबसे पहले अगर इतना ही वो है कि स्टेरॉइड डाला और आपकी बॉडी बन गई, तो उनकी बॉडी बन जाती, ठीक है ना। ईजिली अवेलेबल है, दुकान में रखा है, रेट भी आधा है, लगा लेते, सब बन जाते, लेकिन वो नहीं है। दूसरी चीज, स्टेरॉइड्स जैसे अब हमारे कैंसर के टाइम में कीमोथेरेपी होती है जी। ठीक है, स्टेरॉइड्स वहां भी यूज होते हैं, राइट। डेका यूज होता है वहां पे। कुछ लोग होते हैं जो कि टीआरटी पे रहते हैं। टीआरटी मतलब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। 35-40 की एज के बाद मैक्सिमम मेल्स का जो हार्मोनल सिस्टम है, फीमेल्स का भी वो डिग्रेड होने लग जाता है बॉडी, राइट। ठीक है। उनका जो हार्मोन्स हैं वो नीचे आने लग जाते हैं, जो हार्मोन लेवल है। ओके। और अगर कोई बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा इसकी फील कर रहा है, मतलब थका हुआ रहता है, अपनी फैमिली मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, या फिर उसको ये लगता है यार मेरे में कोई जील ही नहीं है कुछ नया करने की, वो जाता है, डॉक्टर्स उसको खुद प्रिस्क्राइब करते हैं आप टेस्टोस्टेरोन थेरेपी पे आइए। क्या उनकी बॉडी बन जाती है? सभी बॉडी बिल्डर बन जाते हैं? जो कीमोथेरेपी पे है उसको भी टेका जा रहा है, वो बन जाता है बॉडी बिल्डर? नहीं। जो टीआरटी पे पेशेंट्स हैं, क्या वो बन जाते हैं बॉडी बिल्डर? नहीं। ये सिर्फ हेल्प करते हैं। आप स्टेरॉइड्स को आप ये समझिए परफॉर्मेंस एनहेंस ड्रग्स, ठीक है। वो Okay. दवाइयां जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगी, जादू नहीं है कुछ भी। जो काम होना है वो तो आपका जो वेट ट्रेनिंग है या जो वर्कआउट है उसकी जो इंटेंसिटी है, साथ में आपकी कंसिस्टेंसी, और साथ में आपका डाइट, काम उसी को करना है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, ऐसे कई बच्चे हैं जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, रिप्ड हैं, अच्छी फिजिक है, ऊपर से नीचे कंप्लीट है, लेकिन ह्यूज नहीं है क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे नहीं है। विराट कोहली अच्छी फिजिक है, स्टेरॉइड पे नहीं है। डिसेंट फिजिक आप बिना स्टेरॉइड्स के अचीव कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो एक बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक जिसमें कि साइज भी बहुत है और सेपरेशन भी बहुत है, मसल क्वालिटी भी बहुत है, तो फिर वो उस पे आपको स्टेरॉइड्स पे जाना पड़ता है। लेकिन कोई ये समझे कि नहीं सिर्फ वो आपने इंजेक्ट किया और हो गया, तो नहीं, ये सारे मिथ्स हैं। इनसे आप किसी के कोई अगर कह भी रहा है तो उसको पहले ही टाटा बाय बाय बोल दो उसी दिन। डाइट, वर्कआउट, उसके बाद आपका आता है स्टेरॉइड्स। लेकिन स्टेरॉइड्स भी जब जब आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में है तो अगर प्रोफेशनल जाना चाह रहे हैं तो मस्ट है एक तरह से। नहीं, बट आजकल ना काफी ज्यादा देखा जा रहा है, न्यूज आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेस भी हो रहे हैं कि people have started to use steroids, anabolic steroids for quick results, right? किसी भी जिम में जाओ, ट्रेनर को बोलो कि मुझे जल्दी वेट लॉस करना है, तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा सप्लीमेंट्स, साइकिल। ये जो साइकिल टर्म है ना, ये आजकल हर जगह बहुत कॉमन हो गया है। इसमें आपका क्या स्टांस है? इसमें ट्रेनर्स की तो गलती है ही, लेकिन उनसे पहले में जो क्लाइंट्स हैं जो उनके पास जाके ये बोल रहे हैं सर मेरे को जल्दी से फैट लॉस करना है, जहां आपने जल्दी लगा दिया वहां आपने पहले खुद ही गलती कर दी। मतलब आप में ही पेशेंस नहीं है। आप ही ये सोच के आ रहे हो कि मेरे को, यार आपने 20 किलो बॉडी फैट बढ़ा लिया और वो बढ़ाने में आपने 6 साल लगा दिए, और अब आप चाह रहे हो कि कुछ जादू मिल जाए 3 महीने में मेरे को ऐसा मिल जाए। तो इसमें ट्रेनर की भी गलती नहीं है, वो मजबूर है। अगर उसने आपको फैट लॉस 3 महीने में नहीं कराया, आप जाके ओनर से कंप्लेंट कर देंगे, या फिर आप अपने ही सर्कल में 4 लोगों को, जिम वालों को बोलेंगे यार इससे मत कर, 3 महीने हो गए करते हो, मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। नहीं, बट इसमें ट्रेनर की गलती क्यों नहीं? मैं तो पूरी ट्रेनर गलती मानूंगा। कैसे मानोगे? अगर आप ट्रेनर, ओवर प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? मैं इसका आपको वही बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सपोज करो आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको कहता हूँ ऐसा है ध्रुव,
वेट लॉस करेंगे, ये जी। आपका डाइट प्लान है, ये आपका वर्कआउट शेड्यूल है, ठीक है। हम्म, और आपके पास चलो 3 महीने ही है, तो एक काम करते हैं, ये एक बेसिक कैलोरी इनटेक है, हम्म, इससे हम नीचे नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हो कि आप दिन में पूरा दिन एनर्जेटिक फील करो, हम्म, आप ऑफिस भी जा रहे हो, आप घर के काम भी कर रहे हो, आप चिड़चिड़े ना हो, हम्म, ठीक है, आप जिम में आ रहे हो, आपको ये फील ना हो यार मैं आ तो गया, अब मेरे से एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं है, जी। ठीक है। तो उसके लिए एक मिनिमम कैलोरीज इनटेक वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो भी हमारा बॉडी वेट, हाइट, जो भी हमारा है उसके राइट। हिसाब से, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि इस कैलोरी इनटेक से तो हम नीचे जा नहीं सकते। हम्म, और अब आपने मेरे और मैंने आपको बोला कि ठीक है 1.5 घंटा आपको वर्क वेट ट्रेनिंग करनी है, हम्म, आपको लेकिन एक काम करना है, सुबह उठ के आप खाली पेट कार्डियो करना शुरू कर दो। ठीक है। अब आप कहते हो सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, या फिर ठंड हो रही है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है 3 महीने का वो टारगेट अचीव करवाने के लिए? मैं आपको ये बोलूंगा ठीक है, अब आप ना एक काम करो, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, एक हो गया स्टेरॉइड्स, एक हो गया मेडिसिन। मेडिसिन मतलब अ, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि स्टेरॉइड में काउंट नहीं होंगी। ओके। उसके बाद आ जाता है फैट बर्नर्स। हम्म, उसके बाद फैट बर्नर्स में भी कुछ फैट बर्नर्स ऐसे हैं जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा है, जिसमें एफिड्रा है। उनको छोड़ के कुछ फैट बर्नर्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट थोड़ा सपोर्ट करते हैं फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, हम्म, ठीक है। अब मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रख के मैंने आपको एक कैलोरी इनटेक का वो बता दिया कि भाई ये डाइट चार्ट रहेगा, हम्म, ये आपका वर्कआउट रहेगा, और बिल्कुल सेफ साइड रख के कुछ सप्लीमेंट से थोड़ी आपको फास्ट कर दें, क्योंकि आपने मेरे को 3 महीने का टारगेट दिया। ओके। आप 3 महीने का टारगेट मत दो, आप सिंपल 1.5 घंटा वर्कआउट करो, आप एक डाइट चार्ट फॉलो करो जो आपको दिया गया है। आपका एक नॉर्मल, मैं ये बोलूँगा 3 से 4 किलो हर महीने लूज हो जाएगा। किसी हम्म, फैट बर्नर की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 किलो लूज करना चाह रहे हो, उस 3 से 4 किलो के हिसाब से कितना महीने चाहिए हमें? ज्यादा टाइम चाहिए। 4 से 5 महीने। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो सर मेरे पास तो है ही नहीं, ना मेरे में इतना पेशेंस। आपने मान लीजिए कभी लाइफ में वर्कआउट ही नहीं किया, और आप मेरे पास आके कहते हैं सर मेरे को अब 3 महीने में करना है, तो मैं आपको 1.5 घंटा वर्कआउट भी नहीं करा पाऊंगा। आप आधे घंटे के बाद कहोगे सर बस, हैंड्स अप। चलो इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक एवरेज इंसान को जिम ज्वाइन करने के बाद कितने टाइम के बाद सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए? क्या डे वन से ही शुरू कर देनी चाहिए या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्ट करनी देखो चाहिए? सप्लीमेंट कब शुरू करनी चाहिए इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ओके। रीजन, मान लीजिए ध्रुव आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'11". 5'11", ठीक है, और बॉडी वेट कितना है एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट 89। 89। सपोज करिए ध्रुव आप मेरे पास आते हैं, 5'11" आपकी हाइट है, और आप कहते हैं मेरे को फैट लॉस करना है। जी। मैं ये कहता हूँ आपकी बॉडी पे अभी 9 किलो के आसपास बॉडी फैट है। राइट। कुछ तो एक्सपीरियंस भी है कि यार अभी दिख रहा है आपके इतना इतना फैट है। कुछ हम राइट। आजकल बॉडी टेस्ट होते हैं जिसमें आपका सारा का सारा आ जाएगा, कितना बॉडी में वाटर अभी लेवल है, कितना मसल है, कितना बोन डेंसिटी है, सब कुछ निकल के आ जाता है, ठीक है। हम वो भी करवा सकते हैं, उसमें भी सारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 89 से हमें आपको होना है 80, 9 किलो आपको फैट लॉस करना है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सप्लीमेंट की जरूरत है। हम डाइट से एक 80 किलो के लिए जितनी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम डाइट से पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब ध्रुव मेरे को बोलता है सर मेरा 9 to 5 ऑफिस है, मैं तो दिन में 6 मील्स नहीं ले सकता। ओके। वहां सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप 15-20 मिनट बार बार निकाल के अपनी डाइट लो। तो वहां ये है कि ठीक है आप प्रोटीन कार्ब एक सप्लीमेंट लीजिए, 2 मिनट लगी पिया और आपकी डाइट पूरी होगी। तो इसलिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप में पेशेंस कितना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी संदर्भ में मेरा दूसरा क्वेश्चन जो था, सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि एक इंसान को अगर वो वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, या वो बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस फेज में आके करना चाहिए इंसान को? देखो सबसे पहले तो बॉडी बिल्डर कोई भी जो कभी जिम में नहीं गया है, ठीक हम्म, है,
उसने कभी किसी तरह का वर्कआउट किया ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप अगर तो फिट हैं, थोड़ा बहुत खेलते कूदते रहते हैं, किसी भी तरह की वैसी फिजिकल, मतलब आप स्कूल में हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहते हैं, लेकिन आप प्रॉपर वर्कआउट किसी तरह का ऐसा नहीं करते जी। या फिर आप डेली थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल रनिंग करने चले गए ऐसे, तो मेरा तो पहले ये है कि आप पहले 6 महीने जिम जाएं कि वेट ट्रेनिंग करना शुरू करें, प्रॉपर पोस्चर्स, किस वर्कआउट को कैसे करना है, उसका तरीका क्या है वो समझिए। एक डाइट को फॉलो करना, डाइट प्लान को फॉलो, मतलब एक टाइमिंग सेट, ब्रेकफास्ट इतने बजे करना है मेरे को, लंच इतने बजे करना है, डिनर इतने बजे करना है, वर्कआउट करना है इतने बजे, एक एक अपना डेली का टाइम टेबल सेट करिए, ताकि बॉडी को पहले, बॉडी और मेंटली, मतलब हमें दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जब हम ये चीज़ें 6 महीने इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप उसके बाद ढूंढिए कि कोई अच्छा कोच, कोच को अब सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मत देखिए कि वीरेंद्र मिस्टर इंडिया बना हुआ है, इसको तो सब पता होगा, नहीं। वीरेंद्र ने खुद कितने साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं, वीरेंद्र के खुद इतने साल में कितने स्टूडेंट निकले हैं, वीरेंद्र ने खुद कितनी अचीवमेंट्स करी हुई हैं, वीरेंद्र के स्टूडेंट्स वीरेंद्र के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। कई चीजें हैं, इनको देख के और उसके बाद आप एक कोच डिसाइड करिए, उस कोच के पास जाइए, उस कोच को फिर आप ट्रस्ट करके और फिर आप करिए। मतलब गाइडेंस जरूरी है, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग की नहीं कह रहा मैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे गाइडेंस जरूरी है। गाइडेंस स्पोर्ट्स में नहीं, आप अगर पढ़ाई में भी हैं, आप स्टडीज में भी हैं, आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप उसके लिए कोचिंग्स अलग अलग ज्वाइन करते हैं, तो जरूरी है वो, ताकि एक आपको सेट रास्ता दिखा दिया जाए और आप उस पर फॉलो करें, इसकी बजाय कि नेट पे मैंने क्या पढ़ा, मेरे को उस दोस्त ने क्या बताया। एक सेट आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, उस पर चलेंगे तो जल्दी आपका काम होगा। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगहों पे ना ये बात भी बोली जाती है कि डोपिंग स्कैंडल्स, स्टेरॉइड्स यूज की वजह से जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, जो मेहनत कर रहा है, जो कि एंटी, मतलब जो डोप नहीं कर रहा, जो स्टेरॉइड्स नहीं यूज कर रहे, वो लोग ओवरशैडो हो जाते हैं। देखो, अगर आपको प्रोफेशनल, पहले तो आप ये दिमाग में क्लियरिटी करो कि बॉडी बिल्डिंग में आप क्या सोच रहे हो। मतलब कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ओलंपिया स्टेज पे जाऊं, मैं आर्नोल्ड क्लासिक करूं, मुझे प्रो कार्ड मिले, आपको स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, इसके करने बिना ही करने पड़ेंगे। करने ही पड़ेंगे। प्रोफेशनल अगर आप जाना चाह रहे हैं उस स्टेज पे, तो आपको करने पड़ेंगे। ओके। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि नहीं, तो दूसरे कुछ इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन अब मैं ना तो कभी उन इवेंट्स में गया, मैंने नाम सुने हैं। जैसे कई कई सारे होते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके होते हैं, उनकी अलग से फेडरेशंस भी होती हैं। अब उनमें वहाँ डोप टेस्ट होते हैं नहीं होते, मुझे पता नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वहाँ जाते हैं, वो नेचुरल हैं, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बोला, अब क्योंकि वो स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते, एक अच्छी फिजिक है, प्रॉपर श्रेडेड होते हैं, लेकिन जो एनहेंस होगा बॉडी बिल्डर जिसने स्टेरॉइड्स यूज, उतना साइज नहीं होता, और मैं ये कहूँगा उतना साइज वो कर भी नहीं पाएंगे। तो जो लोग प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं उनके पास, प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं और आप चाहते हो कि मुझे मेडल्स लेने हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है, और मुझे आगे चल के प्रो कार्ड लेना है, तो आपको इसमें आना पड़ेगा, आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। कोई नहीं बच इसके बिना, सकता। इसके अलावा कोई वो नहीं है। जो आपको कोच ये बोले कि नहीं लेना, तो मैं फिर वही उसको भैया टाटा बाय बाय बोलो, वो आपका टाइम खराब करेगा, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे अपने इतने टाइम्स 20 साल 25 साल में ऐसे देखे हैं कि कोई वैद है, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ, उसने मेरे को 35-40 हज़ार का पैकेज बना के दिया है, ये जड़ी बूटियां बना के मिल दी हैं, ठीक है। और एक स्विमर की बता रहा हूँ मैं और उस बेचारे स्विमर का डोप टेस्ट हो गया, उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया अपना सैंपल, बाद में वो डोपिंग में आ गया। ये मैंने भी सुना है अब वो कहीं क्यों पे। हो गया?
क्योंकि जिस वैद्य के पास जो ये सोच के जा रहा था कि ये सारी जड़ी बूटियां देगा, डॉप नहीं है, वो एक बार गया, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी। अब दूसरी बार गया, अब वैद्य ने सोचा नहीं बढ़ रही, तो उसने कुछ उसमें चीजें मिला दी। तो जो अगर आपको ये कह रहा है तो आप दूर ही रहे। ये मैंने भी सुना है कहीं पे, ये कहीं पे नजफगढ़ की ही कहानी है। हम छोटे होते थे तो बोलता था कि एक कोई आदमी है वहां पे जो देखो, वजन बढ़ाने की कोई दवाई देता है। नहीं वो तो अलग चीजें होती थी, वो हाँ तो डेक्सोनास प्लेक्टिन करके टैबलेट हाँ आती है, वो हाँ नॉर्मल मिल जाती है हाँ वो एक तरह से। अब साइड इफेक्ट्स मतलब किस तरह का साइड इफेक्ट है, कुछ बॉडी में कुछ आपका हार्मोन इम्बैलेंस करना, आपकी हाँ। एकदम भूख इतनी ज्यादा बढ़ा देना, आप कुछ भी हम्म खाते रहो वो आपको ऐसा लगेगा शांति नहीं हो रही। हम्म लेकिन वो जितना जल्दी वो चीजें बढ़ाती हैं उतना जल्दी वो नीचे भी आती है। हम्म। तो इन चीजों से तो ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा भी है। अगर किसी इंसान को नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी हो, उसके लिए क्या स्पेसिफिक रूटीन उसको फॉलो करना चाहिए, क्या टेक्निक्स उसको फॉलो करनी चाहिए? देखो, सबसे जरूरी तो वेट ट्रेनिंग है। आपको फैट लॉस भी करना है अगर, या आपको बॉडी वैसे ही फिजिक बनानी है, गुड हम्म। फिजिक बनानी है, तो वेट ट्रेनिंग तो मस्ट है। ठीक है। ठीक है। वेट ट्रेनिंग आप अपना जितना इंटेंसिटी उसकी मेंटेन करके रखेंगे। अब इंटेंसिटी मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको हैवी वेट ही उठाना है। कभी आप हैवी वेट उठाइए जिसमें 8 रैप, 10 रैप, 12 रैप करते हो। कभी आप थोड़ा सा वेट डाउन करके 15-16 रैप पे आ जाइए। कभी आप मॉडर्न मतलब ना तो आप उतना वेट उठाएं जिससे 8 रैप आए, ना उतना उठाएं जिससे 16 आए, आप इतना वेट उठाएं 10 रैप आए, लेकिन उसमें आपने ड्रॉप सेट कर दिया। मतलब इंटेंसिटी आपको जितना देर आप करें वो मेंटेन करनी है। दूसरी चीज, वेट ट्रेनिंग 1 से 1.5 घंटे में आप खत्म करिए उसको। बच्चे ऐसे होते हैं 3-3, 4-4 घंटे बैठे ही हुए हैं जिम में, उनका एक ही पार्ट खत्म होके नहीं दे रहा। उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। साथ में आपको जो मैंने अभी बीच में बोला था आपको कि एक डाइट प्लान मेंटेन करके रखना है। एक टाइमिंग फिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन की 3 से 4 मील, हर मील में आपका प्रोटीन इंटेक ज़रूरी हो और थोड़ा-सा फाइबर, सैलेड, इसका ध्यान रखना है। तो आप ट्रांसफ़ॉर्म अपनी बॉडी कर भी सकते हैं। अच्छे से जितनी कंसिस्टेंसी आप दिखाएँगे उतनी फ़िज़िक भी अच्छी रहेगी। मतलब कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं। अगर किसी को वेट लॉस करना है, अच्छा फिजिक मेंटेन करना है आप ये तो देखिए ना, आप गाँव में जाइए, हम्म वहाँ पे जो लोग खेती करते हैं हम्म या फिर जो लेबर होती है जो रिक्शा चलाती है, हम्म। कोई है तोंद निकली हुई या नहीं। दिखते हैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मल खा रहे हैं, फिट हैं वो लोग। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक दैट्स ऑल इट टेक्स कि आप अपना बेसिक आप खाओ अपनी पियो, एक्सरसाइज फिजिकल करो। जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करें, इतनी फिजिकल एक्टिविटी करिए। और क्योंकि अब हम थोड़े से रिसोर्सफुल हैं, हमारी जेब में थोड़ा सा पैसा है, तो हम थोड़ा सा और अच्छा उस उनसे अच्छी फिजिक चाहते हैं, तो अपनी जितनी भी 4 मील 5 मील हैं सब में प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, गुड फैट आप रखिए, उसमें थोड़ा फाइबर का ध्यान रखिए, मीठा तला हुआ कार्ब्स इनको थोड़ा कम रखिए। आप डिसेंट फिजिक 2 महीने में नहीं तो 5 महीने में जरूर अटेन कर लेंगे। बॉडी बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स इंडिया में ट्रूली मेरिट पे चलते हैं या फिर इनमें भी धांधलेबाजी होती है, इनमें भी स्कैम्स होते हैं? नहीं, मेरिट पे तो होते हैं, लेकिन हर इवेंट में एक आधा ऐसा जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई कैटेगरी, कोई जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये डिजर्विंग नहीं था। कनेक्शंस और पैसे से काम हो जाता है। पैसा तो नहीं, कनेक्शंस मैं कहूँगा। कई बार ऐसा हमारे मेरे टाइम में हमने ऐसे भी देखे हैं कि ये मुकेश का स्टूडेंट है, इसको नीचे करो, ये उसका स्टूडेंट है, कुछ भी करके इसको पीछे करो। आपके साथ हुआ है मतलब कभी एक ऐसा दूसरे की ट्रीटमेंट? चिढ़ की वजह से या रंजिश की वजह से वो स्टूडेंट्स का नुकसान होता था उसमें। आपके साथ कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई इंसिडेंस हुआ हो जो आपको याद आता हो कि आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो, अनफेयर ट्रीटमेंट जो हुआ हो? अ, एक बार तो मेरे सामने मेरा एक साथ कुलीग था जो कि बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था, हम्म जितेंद्र यादव नाम था। हम्म उसके सामने उसका ही मैंने देखा, मैंने उस टाइम बोला भी लेकिन किसी ने सुना नहीं। साउथ एशिया की चैंपियनशिप थी,
पहले ट्रायल्स हुई, उसने ट्रायल भी दी हमारे सामने, हम्म। ट्रायल में उसका सिलेक्शन भी किया गया। हम्म। उसके बाद सिलेक्शन हो गया तो वहाँ वो इवेंट में भी गया, बॉडी वेट भी दिया। हम्म। बॉडी वेट देने के बाद अगले दिन जब स्टेज पे हमें जाना है, वहाँ उसको मना कर दिया कि आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? महाराष्ट्र का कोई बॉडी बिल्डर था, उसको उसका नाम काट के उसका डाल दिया। वो कनेक्शन की वजह से था या वो पैसे की वजह से था, मुझे नहीं पता। मैंने वहाँ बोला भी काफ़ी कि जब आपको अगर यही करना था तो क्यों इसको आपने 3 महीने भूखा मारा? सही बात है। आपने क्यों इसको आप ट्रायल के टाइम पे मना कर देते? ट्रायल पे भी मना नहीं किया तो आप कल वेइंग के टाइम पे मना कर देते। राइट। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं वो चीज़ें हो चुकी हैं तो होती हैं, मतलब नहीं, मैं ये फिर भी हुआ कहूँगा। क्या था? वर्ल्ड चैंपियनशिप थी हम्म। हंगरी में। हम्म। मैं गया था प्रॉपर, जो हमारी ट्रायल्स होती हैं वो सब करके, हम्म। क्लियर करके। मेरे कोचिंग भी उस टाइम मैंने यूएस के कोच थे, वो अपने लिए हायर किए हुए थे, हम्म। डेविड डर्थ करके। बहुत अच्छी, मतलब मेरी उस टाइम तक की सबसे बेस्ट फॉर्म थी वो। कंपैरिजन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, टॉप 3 के लिए। हम्म। और उसके बाद पता चलता है कि नेक्स्ट डे आपको टॉप 5 में डाल दिया है। वहाँ पे चीज़ें जितने भी, मतलब सीनियर बॉडी बिल्डर मेरे साथ, अरम्बम बॉबी सिंह उस टाइम के टॉप बॉडी बिल्डर थे। और भी नेवी के थे, मुरली, कई सारे थे। सब ने बोला भी ये तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो हुआ है। हम्म। लेकिन उस टाइम किसी ने माना नहीं। जिस बंदे ने ये किया था, उसने 6 साल के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, तुम्हारे जो सर थे उनके साथ मेरी कुछ थे क्लासेस, हम्म। उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। और 6 साल बाद जब ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये भी, ये नहीं कि अकेले मेरे सामने, कम से कम 70-80 लोग थे वहाँ पे, और उन्होंने अपने आप ही कि वीरेंद्र उसके लिए सॉरी जो हम्म। हुआ। तो चीज़ें होती हैं। नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको उस टाइम पे फॉलो कर रहा था। फेसबुक पे आप पोस्ट वगैरह डाल रहे थे जब आप हंगरी गए हुए थे। साल तो नहीं बोलूंगा मैं भी। राइट। 2013 था। हाँ। फॉलो कर रहा था मैं उस टाइम पे, उस टाइम के फोटोज भी हैं उस टाइम के, काफी अच्छे फॉर्म में थे। जो ट्रेंड आजकल चल रहा है कि एक फॉरेन कोच होना चाहिए, हम्म। तो ये 2013 में मैंने अपने लिए कोच हायर किए थे, हम्म। डेविड डर्थ करके, मैं जैसे बता रहा हूँ। हम्म। और उनके साथ मैंने 6 महीने ऑनलाइन कोचिंग करी थी। हम्म। मेरी फॉर्म सच में ही उस टाइम तक की सबसे बेस्ट थी। जो अरम्बम बॉबी हैं वो और मैं, हम एक ही रूम में स्टे किया हुआ था होटल में हंगरी हम्म। में। हम्म। तो हम पोजिंग कर रहे थे, और बॉबी सिंह का जो, मेरी पोजिंग देख के वहाँ था कि मतलब यार, बैक के लिए बैक पोज में तेरे को तेरी कैटेगरी में कोई बीट नहीं कर सकता। हम्म। और जो नेक्स्ट डे चीज़ें हुई हैं वो सरप्राइजिंग ही थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जो वहाँ सीनियर प्लेयर्स और थे उन्होंने भी बोला ये मेरे को। और अगर ये चीज़ गलत होती तो 6 साल के बाद जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो ये चीज़ एक्सेप्ट पूरे 70-80 लोगों के बीच में नहीं करते। हम्म। तो हाँ, होती है चीज़ें। भैया एक चीज बताओ मुझे, सोशल मीडिया का जमाना है, राइट? क्या सोशल मीडिया ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को बेटर बनाया है या और ज्यादा टॉक्सिक कर दिया है? देखो, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। हम्म। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अच्छी नॉलेज सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपने सोशल मीडिया को सबसे टॉप पे रखने से मतलब है, और उसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी, मतलब उनको इससे मतलब नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, नहीं। उनको सिर्फ ये है कि मुझे अपना सोशल मीडिया बाय हुक और बाय क्रुक टॉप पे रखना है। हम्म। तो हाँ, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी फैली हुई है। जो आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है?
फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे जितने सोशल मीडिया पे हैं, अगर तो वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अब मैं अगर कोई दूसरे स्पोर्ट्स का है बॉडी बिल्डिंग से अलग, और वो भी कुछ टिप्स दे रहा है, तो वो भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही कहलाएगा। लेकिन अगर वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और सिर्फ वेट ट्रेनिंग, डाइट और इन चीज़ों की बात कर रहा है, तो उसको मैं कहूँगा बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। लेकिन बॉडी बिल्डर में और उसमें फ़र्क यही होगा कि उसने कभी बॉडी बिल्डिंग के इतने ज़्यादा ना तो पार्टिसिपेट करे होंगे, ना उसकी कुछ बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगे। अब इसका मैं आपको कैसे कहूँ, सपोज़ करिए मुकेश जी हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो टिप्स देते हैं, टू द पॉइंट टिप्स देते हैं, राइट। तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही कहेंगे उनको। लेकिन कुछ और भी कई ऐसे हैं जो कि मैगी खानी भी बताएंगे, वोडका पीनी भी बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर वो भी हैं। और मैं कहूँगा कि ये हैरानी की बात है कि मुकेश जी से ज़्यादा ऑडियंस उनकी है। तो अब हर तरह का आदमी है ना, ऐसा आदमी भी है जिसको पोन्स देखनी पसंद है, ऐसा आदमी भी है जिसको कि स्वामी रामदेव को देखेगा या किसी ऐसे मेडिटेशन के चैनल को फॉलो करेगा। आपने अभी एक इंसान की बात करी, खुल के बात करते हैं तरुण गिल जी के बारे में। तरुण गिल जी के बारे में क्या कहना है आपका? देखो, जो करते हैं सोशल मीडिया पे, अगर ऑडियंस के उससे देखें तो बहुत गंदा करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके सेल्फ के उससे देखा जाए तो वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैं वो, उन्हें अपना सोशल मीडिया टॉप पे रखना आता है। XYZ कुछ भी कंटेंट लाते हैं और उसको इस तरह से करते हैं कि वो एकदम से टॉप पे आ जाता है। अब जो ऑडियंस उनको देख के फॉलो कर रही है, अब वो ये समझना होगा कि उनको वो एंटरटेनमेंट के लिए देखती है या उनको एज अ कोच या फिर कुछ उनसे सीखने के लिए देखती है। तो वो तो अपने अपनी फिटनेस, उनका नाम भी दिया हुआ है कई लोगों ने अलग अलग तरह से। जैसे अब मतलब कैसे इसको मैं बोलूं, अच्छा भी नाम है, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, अच्छा तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कि स्मार्ट हैं, अपना सोशल मीडिया उनको टॉप पे रखना आता है, उन्हें अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको उसमें एक्सपर्टीज है। लेकिन अब फॉलो उनको दुनिया क्यों कर रही है, वो तो जो उनको फॉलो कर रहा है वही बता सकता है कि एज ए एंटरटेनर फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ उनसे सीखते हैं वो इसलिए फॉलो कर नहीं रहे भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इस तरीके की नॉलेज वो दे रहे हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, खुद को बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग की टेक्निक्स भी बता रहे हैं लोगों को, ग्लैमराइज कर दिया एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग को गलत तरीके से, और उससे ना काफी हद तक बॉडी बिल्डिंग को फेक बना दिया है। हैं। देखो, उसने बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुई, स्टेज पे compete करने चढ़ा लेकिन मेडल नहीं लेके आया। एक बॉडी बिल्डिंग इवेंट में कम से कम 300 से 400 एथलीट ऊपर चढ़ते हैं स्टेज पे जी पार्टिसिपेट करने। जी। मेडल सिर्फ टॉप 5 में, अगर 10 कैटेगरी बनती हैं और टॉप 5 में सिर्फ 50 बंदे आते हैं 300 में से, तो मतलब हो गया ऐसी दुनिया भी जाती है जिनको सिर्फ बॉडी बना के स्टेज पे खड़ा हूं मैं और ये देखो मुझे अपना सोशल मीडिया दिखाना है, मैंने ये ट्रांसफॉर्म किया, मेरे से आप सीखो कुछ। और ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं नहीं, मुझे सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया बनना है, मुझे प्रो कार्ड लेना है, मतलब उन टारगेट सेट है। तो भीड़ का हिस्सा है वो। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, कुछ लोगों को पोंस देखना पसंद है, आप कितना ही मना कर लो वो देखेंगे, छुप के देखेंगे। और कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें देखना पसंद है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप ये मत करो और आप ये मत करो, अपनी अपनी समझ की बात है। ये 25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, कोचिंग, आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम इंडिया में टॉप में नाम लें तो आज जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको पता है कि वीरेंद्र मलान का नाम इंडिया में टॉप एथलीट्स में
काउंट होता है। क्या आपको लगता है जो तरुण गिल कर रहा है इस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, वो सही है गलत नहीं, उससे बिल्कुल गलत कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि अब जितनी भी ऑडियंस हैं उसकी हैं या जो भी XYZ है, उसको सीरियसली लेना बंद करें। ठीक है? जितना आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, दूसरा बंदा अपने आप राइट ट्रैक पे आ जाता है। जितना आप उसको देखोगे, उसको ये लगेगा हाँ, मैंने ये कुछ किया, गलत बोला और दुनिया मेरे को देख रही है, वो उसको और ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो इग्नोर जितना करोगे ऐसे लोगों को, ज़्यादा उतना बेटर है। ज़्यादा बेटर है। एक और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, बॉडी बिल्डिंग भी खेलते हैं और कुछ मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, राजवीर सिसोदिया। उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि एक बॉडी बिल्डर अगर 4 एमएमए फाइटर्स को भी फाइट करेगा, ठीक है, स्ट्रीट फाइट में, तो वो 4 एमएमए फाइटर्स को भी स्ट्रीट फाइट में हरा सकता है। क्या मतलब, ठीक है, मजाक में देखो, कहने कुछ के लिए एक चीज़ें अलग चीज है। होती हैं, उनको आप सीरियसली ना लें, लेके सुनें और सुन के थोड़ा मुस्कुरा दें और उसको जाने दें। ठीक है? राजवीर को मैं ऐसा पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता। हाँ हाँ, कुछ 3-4 बार उससे मिला हूँ, बहुत ही हँसी-मज़ाक करने वाला लड़का है। हाँ। तो जितना मैं मिला हूँ, जो मैंने आपको बोला, ठीक है, उसने कुछ बोला, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको लो, सुनो और जाने दो। फिर वही बात, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसको अपना सोशल मीडिया हाइप पे रखना है। जब तक वो ऐसे एमएमए, रेसलर और ये चीज़ें नहीं बोलेगा, तब तक एमएमए वाले वहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे, रेसलर वहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अपना काम कर रहा है, आप उसको करने दो, ठीक है ना? अभी हमने सोशल मीडिया और हाइप की बात करी, आप सोशल मीडिया से गायब क्यों? सोशल मीडिया से गायब, मैं गायब हुआ हूँ लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरे थोड़े से प्लान्स, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। ओके। लॉकडाउन पे काफ़ी लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई, उसमें मेरी भी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज किया है, हम्म। कुछ और चीज़ों की तरफ मेरा फोकस ज़्यादा है, धीरे धीरे मैं उनकी तरफ जा भी रहा हूँ। तो ऐसा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं कुछ इंटेंशनली या कुछ ऐसे, अभी मेरे बॉडी बिल्डिंग से या फिटनेस इंडस्ट्री से हट के मैं कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, वहीं पे ध्यान है। क्या आपको लगता है कंपटीशन बढ़ गया है किस चीज़ में? इस इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर? फिटनेस इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, कंपटीशन तो वैसा ही है, बल्कि अगर मैं एज ए कंपटीटर बात करूं, तो जो मेरे टाइम में बॉडी बिल्डर होते थे, वो मेरे को नहीं लगता कि वैसे क्रीम बॉडी बिल्डर अभी भी रहते होंगे। एक एक कैटेगरी में 5-5 6-6, मतलब आप ये कहो कि हर कैटेगरी में आपको मिलेंगे। हम्म। मैंने जब compete किया है तो अ, मुकेश जी भी करते थे, हम्म। अरम्बम बॉबी, उनको हम्म। 8 बार या 8 या 9 बार उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता हुआ है। हम्म। मुरली और बहुत सारे, मतलब थे, संग्राम संग्राम और मैं इवन एक ही कैटेगरी में खेलते थे। जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब एक कैटेगरी में एक या दो मिलते हैं। अगर हम उस तरह बात कर पूछ रहे हैं कि भाई कंपटीशन कम है या ज़्यादा, तो हाँ, उस तरह मैं कहूँगा कि अभी कम है। और अगर आप वैसे पूछे कि हाँ, अभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा बच्चे अलग अलग फेडरेशंस में, अलग अलग स्टेज पे आप जाओगे, भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो नहीं, एज अ बिजनेस, एज अ बिजनेस। एज अ बिजनेस, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में कहूँ, तो हम्म। इक्विपमेंट्स वाले बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, सप्लीमेंट वाले बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और कुछ सेलेक्टेड कोचेस, कुछ सेलेक्टेड या बॉडी बिल्डर कहूँ, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अर्न और भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन सब कुछ आ रही हैं चीज़ें, हम्म। ब्रांड्स इन्वॉल्व होने लगी हैं, पहले हमारे टाइम में नहीं थी। अर्न हर कोई कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा, तो वो सिलेक्टेड ही कर रहे हैं। कंपटीशन फिर से मैं वही कहूँगा कि
जिम खोलने में, जो जिम बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2000 में जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, जब 5-5, 6-6 किलोमीटर पे एक जिम होता था। जी। अभी हर गली में जिम मिलेगा आपको। तो हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिम बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसमें जो इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं वो कमा रहे हैं। जिनकी जगहें रेंट पे ली जाती हैं वो कमा रहे हैं। लेकिन जो एक जिम ओनर है, वो उतना नहीं कमा रहा। रीज़न जिम ओनर्स खुद भी हैं, आपस में ही कम्पीट करने के लिए ना वो फीस स्ट्रक्चर बढ़ा पाते अपना, और जो कस्टमर है उसका फ़ायदा है, ऐसे नहीं वैसे फ़ायदा है। घर से निकलते ही जिम मिल रहे हैं, सस्ते में जिम मिल रहे हैं। इक्विपमेंट आज के टाइम में हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट लगाने की कोशिश करता है। तो जिम में, जो जिम बिज़नेस है उसमें कॉम्पिटिशन। अगर हम एज बॉडी बिल्डिंग की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो बॉडी बिल्डिंग की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो कितनी डेवलप हुई है पिछले 10 सालों में या 20 सालों में अगर देखें तो? बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम्म, 100 टाइम्स मैं कहूँगा। जैसे मैंने बोला, पहले बॉडी बिल्डिंग होती थी, ना तो इतनी ज़्यादा फेडरेशंस होती थी, हम्म, ठीक है? ना इतने ज़्यादा इवेंट होते थे, ना इतनी ज़्यादा ब्रांड्स थी जो कि स्पॉन्सरशिप तो थी ही नहीं। जी। मैंने शायद अपने टाइम में जो मेरे से पहले करते थे, सिर्फ प्रेमचंद डेगरा जी के बारे में ऐसा सुना था कि जिनको कुछ बड़ी ओएनजीसी और ऐसी कुछ जगहों से स्पॉन्सरशिप थी, बाकी मैंने किसी को नहीं सुना। ओके। हाँ, आज के टाइम में पिछले 5-6 साल से मैं ये कहूँगा कि स्पॉन्सरशिप्स आ गई हैं, तो हाँ, तो अब स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन मिलना भी आसान है? हाँ? स्पॉन्सरशिप मिलना आसान है? देखो, कंपनीज ब्रांड्स इतनी ज़्यादा हैं, हम्म, क्लोथिंग ब्रांड हो गई, राइट। सप्लीमेंट ब्रांड हो गई, आपका इक्विपमेंट ब्रांड हो गई, आपका जिम वियर मतलब जो एसेसरीज हो गई, बेल्ट, वेट्स, इनकी ब्रांड्स हो गई। हम्म, तो ब्रांड्स मिलना आसान है, लेकिन वो ब्रांड्स आपको दे क्या रही हैं ये हमें देखना होता है। हम्म, बहुत कम ब्रांड्स ऐसी हैं और बहुत कम एथलीट ऐसे हैं जिनको मॉनेटरी फायदा होता है। अदरवाइज स्टैक पे सप्लीमेंट कंपनीज होती हैं, वो बच्चों को ये करती हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए, हम आपको 20,000 का स्टैक हर महीने देंगे। एक्चुअल में उसकी प्राइस सिर्फ 7-8 हज़ार होती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ना से तो कुछ 60,000 का सप्लीमेंट मिल ही रहा है, और वैसे देखा जाए तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि उसमें 8,000 में जो बच्चा अपने ऊपर 40-50 हज़ार हर महीना खर्च कर रहा है, कोचिंग, सप्लीमेंट, सब कुछ, डाइट सब मिला के, और वैसे देखा जाए तो हाँ ठीक है, आप ना से बढ़िया कुछ तो शुरू कर ही सकते हैं। आप 5 बार मिस्टर इंडिया रहे मेरा और 3 बार ही लगातार गोल्ड था, हम्म, और इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशंस जो थी हम्म, हमारी उसमें, और 2 बार मेरा सिल्वर मेडल था, हम्म, और उसी में मेरा साउथ एशिया में ब्रॉन्ज मेडल भी था, हम्म, और उसी फेडरेशन में मैंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था। दोनों बार मेरा टॉप 5 में, एक बार 5th, एक बार 4th ऐसे प्लेस रही थी। तो बाकी जो मेरा सिल्वर मेडल आया है वो मैंने 2013 के बाद, जो मैंने बताया, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था हम्म, उस इवेंट के बाद, तो मैंने 2 साल का ब्रेक ले लिया था। फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन करी थी, लेकिन फिर ये था कि फेडरेशन ऐसा कर रही है, वैसा कर रही हैं, कोच के साथ दुश्मनी है तो आप एथलीट के साथ निकाल रहे हो। आप, तो मेरा ये था कि कहाँ मैं जाके पार्टिसिपेट करूँ। मैंने 2-3 इंटरनेशनल फेडरेशंस थी उनको मेल डाले कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उनका रिस्पॉन्ड आया मेल का। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने पहले क्या कर रखा है, कितने साल हो गए। हम्म, उन्होंने मेरे से मेरे जो लास्ट प्रिपरेशन थी उसके फ़ोटोग्राफ्स भी मांगे मेल पे। मैंने उनको भेजा, उनमें से मेरे को उन्होंने अलाउ भी किया, ठीक है आप कर सकते हैं वो देख के। हम्म, तो मैं वाबा करके एक फेडरेशन थी उसमें मैं खेलने गया था, हम्म, और इटली में हुई थी वो।
चैंपियनशिप, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया था। नहीं, अगर हम ग्लोबल काउंटर पार्ट्स की तरफ देखें, इतनी अचीवमेंट्स होने के बाद भी, उन सब चीज़ों के बावजूद भी, क्या आपको लगता है इंडिया में एथलीट्स को वो रिस्पेक्ट, वो फैसिलिटी मिलती है? देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें जब आप परसेंटेज निकालोगे, यूथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से कंपटीशन हर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, जितना पहले बॉडी बिल्डिंग में बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, अभी पार्टिसिपेशन उसका 100 टाइम्स है। ओके। ठीक। इवेंट्स पहले साल में 2 होते थे, तो अभी हर महीने कोई ना कोई इवेंट है। ऐसे ही दूसरे स्पोर्ट्स में आप जाओगे, जैसे मैंने बताया बेटा मेरा बैडमिंटन खेलता है, तो मैं उसके साथ अंडर 17 के इवेंट में गया था, नेशनल्स में। ओके। अंडर 17 की कैटेगरी में, उसकी कैटेगरी अंडर 17, 1500 पार्टिसिपेंट्स थे। ओके। मेडल कितने को मिलेगा? सही बात है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 5 तीन। कितने आएंगे? 5। 5। बाकी 1500। ये रियलिटी है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जो चीज़ें अचीव होंगी वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद होंगी, मतलब कि आपको उस स्पोर्ट्स में कम से कम 7-8 साल 10 साल देने पड़ेंगे। जो इतना पेशेंस कर सकता है, जो इतना पेशेंस रख सकता है, जो इतना टाइम पीरियड दे सकता है और उस जगह पहुंच जाए इतने टाइम के बाद, तो हाँ, चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने बच्चे मेडल ले लेंगे? सही बात है। ठीक है। जो नेशनल में रह गया वो रह गया, जो सेकंड आया वो सेकंड ही है। राइट। तैयारी दोनों ने बराबर करी है, मेहनत दोनों ने बराबर करी है। कुछ ना कुछ कमी 19-20 की होती है फर्स्ट सेकंड में। हमें ये सबको याद होता है कि गोल्ड मेडल किसका आया, सेकंड कौन आता किसी को याद नहीं होता। जी। तो ये एक स्पोर्ट्स की आप डार्क साइड करिए कि जो मिलता है वो सबको नहीं मिलता, मेहनत सब एक जितनी करते हैं, टाइम सब एक जितना देते हैं। वो वाली बात है कि नीरज चोपड़ा तो सबको याद है, सेकंड कौन आया था इंडिया से आप दूसरा जेवेलिन थ्रो के आप 5 नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा कोई भी। भैया, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट जहाँ पे मेल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, अब इंडिया में फीमेल बॉडी बिल्डिंग भी काफी ज्यादा उभरने लगा है, काफी ज्यादा लड़कियां बहुत आगे बढ़ के आगे आ रही हैं कि एज अ स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग को फीमेल्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। बट कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो प्राइज मनी है, राइट, जो अप्रिसिएशन है, वो मेल बॉडी बिल्डर और फीमेल बॉडी बिल्डर के उसमें कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं लोग। कहीं ना मतलब कहीं मेल बॉडी बिल्डर को ज्यादा प्राइज मनी मिल रहा है, फीमेल बॉडी बिल्डर को एज कंपैरिजन बहुत ही कम प्राइज मनी मिलता है। भेदभाव है एक तरीके से। भेदभाव तो अब ये मैं ये कहूंगा कि इंडिया में नहीं है, ये हर जगह है। आप ओके। मिस्टर ओलंपिया में जाओगे हम्म। तो जो प्राइज मनी 212 को है बॉडी बिल्डिंग में, या 212 बिलो में है, वो फीमेल्स कैटेगरी में उतना नहीं होता है। ठीक है। जो मुझे लगता है वो शायद ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मैटर करता है कि आपने कितने लोगों के साथ compete किया है। क्योंकि कई बारी हमारे लोकल में या इंडिया में भी ऐसा होता है कि कोई इवेंट होना या कोई चैंपियनशिप होनी है, तो उसमें नीचे पहले ही दे दिया होता है कि अगर इस कैटेगरी में 10 से कम पार्टिसिपेंट आएंगे तो हम कैटेगरी कैंसिल कर देंगे। अच्छा, तो एनरोलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई कई सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, ये इसमें नहीं, ये हर स्पोर्ट्स में ये ऐसे होता है कि अगर पार्टिसिपेंट, जो भी बंदा कोई भी इवेंट करा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजर है, वो ये चाहता है कि मैं इस कैटेगरी में अगर 10,000 दे रहा हूँ तो इस कैटेगरी में मेरे को एटलीस्ट 15-20 पार्टिसिपेंट मिले, ताकि लगे कि स्टेज पे एक भीड़ खड़ी हुई है और हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब पार्टिसिपेंट ही 3 गए हैं, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया आपने किसी को भी, ना कोई कंपैरिजन हुआ ना कुछ हुआ, एक राउंड होगा और उसमें खत्म। राइट।
और फीमेल बॉडी बिल्डिंग को अभी इंडिया में ही नहीं, बाहर भी मैं ये कहूँगा अभी उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बीच में जो मिस ओलंपिया इवेंट थे, जो बॉडी बिल्डिंग के थे कैटेगरी, उसको बंद कर दिया था। अभी वो दोबारा से शुरू करी है। ओके। इंडिया में तो एक्सेप्ट करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये बॉडी बिल्डिंग एक हाई प्रेशर प्रोफेशन है, मतलब एज ए प्रोफेशन मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जब आप कंपटीशन लड़ते हो तो क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं? क्या मेडिटेशन का यूज़ करा जाता है? क्या स्पिरिचुअलिटी भी एक आपके फिटनेस रिजिम का पार्ट होता है? देखो, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर चैंपियन बनना है तो उसमें सिर्फ अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता एज ए एथलीट। ओके। मुझे मेरी टीम टीम में मेरी फैमिली भी आ जाती है, मेरे हम्म। कोच भी आते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल भी आता है। हम्म। ठीक है, सबका साथ लगता है। राइट। कोच इसलिए ज़रूरी है, वो गाइड करेगा। कई साल से वो हमें गाइड कर रहा होता है, उसे हमारा माइंडसेट पता होता है। फैमिली का साथ इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली को ये पता है इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ एडजस्ट करती है फैमिली। मैरिड वाइफ है तो वो करेगी, पेरेंट्स हैं तो वो करेंगे। फ्रेंड्स इसलिए कि उनको ये पता होता है कि यार ये मेरा हमारा दोस्त है, ये 8-10 साल से इस चीज़ में लगा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो कई बारी फ्रेंड्स मेरे मेरे 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं जो कि जब मैं करता था, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दियो, टेंशन मत लियो। कहीं इवेंट में हम जा रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होके वहाँ खेलने जा, घर पे हम अपने आप देख लेंगे, कोई दिक्कत हो फ़ोन कर देना। तो सबका सपोर्ट चाहिए होता है, तभी ये स्ट्रेस मैनेज हो पाती है। अदरवाइज तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। जो हमें परफॉर्म करना है उसके लिए भी होती है, और जो वैसे घर का बाकी जो प्रेशर्स रहते हैं वो तो अलग होते ही हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या था इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो थी। जिम से घर, घर से जिम, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, कहीं घूमने नहीं जाना। वो चीज़ें मेरी फैमिली ने भी फिर कहीं ना कहीं किसी तरह मैनेज करा है। या आपके लिए फेलियर का क्या मतलब है? फेलियर से, देखो, एक बारी फेलियर से दिल तो टूटता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जितना जल्दी हम ये समझा लेंगे कि हाँ, तो हम अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम फेल हो गए तो रीज़न ये ढूंढना है कि हम फेल क्यों हुए। फेल क्यों हुए मतलब कि हमें क्रॉस चेक करना है, क्या मैंने ट्रेनिंग सारी करी है, क्या मेरी इंटेंसिटी हर ट्रेनिंग में अच्छी थी, क्या मैंने डाइट अच्छे से फॉलो करी, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी। क्रॉस चेक करने पे अगर ये आता है कि हाँ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करो और अगले स्टेप के लिए आप दोबारा से रेडी हो जाओ, ये सोच के कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं हो। क्योंकि जो साथ में जो मेरे से फर्स्ट, मान लो जो मेरे से आगे है, उसने भी वही सारे सेक्रीफाइस करे होंगे, उसकी फैमिली ने भी वही बर्दाश्त किया होगा, उसने भी फाइनेंशियली उतना ही खर्चा किया है, उसने भी उतना ही पेन वो बियर किया किया। है। तो और अगर ये है कि नहीं, इन चीज़ों में मेरी तरफ से कमी थी, क्योंकि एक बार जब फेलियर आता है तो माइंड बहुत वो हो जाता है, हाँ यार मैंने ये चीज़ शायद और कर लेता तो ये था। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको अगली बार के लिए रेडी हो जाओ कि अब की बार ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो फेलियर को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लेंगे तो हम आगे उतनी जल्दी उस फेज से निकल जाएंगे। आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा रहा? अ, सबसे चैलेंजिंग फेस जो मैं अभी अ, अपने फिटनेस इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, वो है। और वो मेरे लिए नॉर्मल भी है, क्योंकि 20-25 साल इस लाइन में दिए हैं। जी। और
अब धीरे-धीरे मैं दूसरी साइड शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वो चैलेंजिंग है। मतलब आपके हिसाब से चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन का कितना बड़ा रोल है? देखो, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डिसिप्लिन ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, किसी भी स्पोर्ट्स में, इवन आप स्टडीज़ में हो, किसी में भी हो, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, तो ये तो आप भूल जाओ कि आप कभी उसके पास भी पहुंच पाओगे। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन चैलेंजेस के लिए तो मैंने बताया फेस करना है, तो एक तो आपका माइंडसेट, मतलब अब मैं माइंडसेट इसको आपको कैसे बोलूं कि माइंड में अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, हम्म। तो आपको वो करना है, चाहे आपको उसके लिए भूखा मरना पड़े, चाहे आपको फैमिली को ये समझाना पड़े कि कुछ दिन प्लीज बर्दाश्त कर लो मेरे को, या या आपको अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो माइंडसेट तो अपने आप को, अगर हम चैंपियन बनना चाहते हैं ना, तो अपने आप ही ये सेट करके, और जब ही चीज़ें ओवरकम आप कर पाएंगे। अदरवाइज बिना चैलेंजेस का कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं। बॉडी बिल्डिंग तो खासकर मैंने बताया, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, 2 महीने 3 महीने, उसमें तो डेली कुछ ना कुछ चैलेंज है। आज आपको किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, किसी रिलेटिव का आ जाएगा, मेरे घर पे ये फंक्शन था तू आया नहीं, किसी दोस्त का आ जाएगा वहाँ चलना है यार, फैमिली में बेटे का आ जाएगा, आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, वाइफ को बोला जाएगा प्लीज़ आप चले जाओ, घर में कोई फंक्शन है, शॉपिंग करानी है, खुद ही चले जाओ। तो कई तरह के चैलेंजेस और भी हैं। आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, माइंडसेट बहुत अच्छा है, लेकिन पता चले स्टार्ट करते ही मसल पुल हो गया। तो ये तो एक अपना माइंडसेट, चैंपियन माइंडसेट के साथ आपको डेली सुबह उठना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा कि हाँ आज के जो चैलेंजेस होंगे वो मुझे किसी भी हाल में पूरे करने हैं, ताकि जब फेलियर आए तो अब आपको दुख ना हो कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली होती तो ये मैं शायद आज नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मैं किस तरीके का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बट मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा ये सवाल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की बात करते हैं, क्या बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ये बात बोलते हैं कि यार जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, नज़र होती है, क्या ये असलियत में ये नज़र लगती है? होता है ये सब, आप मानते हैं इन सब चीज़ों में? हाँ, मैं मानता हूँ नज़र लगती है। अ, मानता इसलिए हूँ कि मैं जब भी किसी कंपटीशन के लिए बाहर जाता था तो मेरी मदर और वाइफ काला टीका लगा दो। अब मेरा बेटा जाता है तो हम भी ये करते हैं। दही में मीठा डाल के जाने से पहले आप खाओ। तो कुछ फैमिली में चीज़ें हैं, हाँ मानते हैं, मंदिर जा, देखो अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज को मानना होगा। अगर को आप बिलीव कर रहे हो कि ये कुछ है, तो हाँ, तो दूसरी साइड की चीज़ें भी हैं। अगर आप ये मानते हो कि इस जगह जाते ही इस बंदे से बात करते हुए मेरे को नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ, या ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ आप एंटर करोगे आप कहोगे वाह यार, एकदम से एनर्जी फील हो रही है। तो दोनों तरह की सारी चीज़ें होती हैं। और वेट ट्रेनिंग या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो अगर वो माहौल ऐसा है वहाँ पे 10-15 एक जैसे आपके माइंडसेट के लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव ही एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। ट्रेनिंग फिलॉसफीज और टेक्निक्स की बात करते हैं थोड़ी सी। आपके पास जो बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं जानना चाहता हूँ उन बच्चों को आप किस तरीके से मोटिवेटेड रखते हो? क्या टेक्निक्स हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की? कंपटीशन के लिए आप किसी को तैयार करते हो तो उसको किस तरीके से उसका माइंडसेट प्रिपेयर करते हो? देखो, मेरे पास कोई भी बच्चा ट्रेनिंग के लिए आता है तो मेरा सबसे पहले तो जो उसको क्लियरिटी देना होता है कि फिटनेस करने आए हो, कुछ टाइम के लिए आए हो, या आप इस स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल आना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि उसको ये क्लियरिटी दी जाए। फिर मेरी कोशिश रहती है कि कुछ
मिथ्स जो उसने बाहर से सुने होते हैं कि मेरा वो फ्रेंड है, फलां कोच के पास जा रहा है, फलां जिम में जा रहा है, 3 महीने में ऐसा हो गया, या उसको ये दे दिया, वो तो एकदम उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, या वो ये सोचे कि मैंने उसको देखा था मेरे पड़ोस में, वो लड़का है या लड़की है और उसने तो सोशल मीडिया पे आ गया है और वो देखो इतना अच्छा अर्न कर रहा है। तो मेरी पहले उसकी क्लियरिटी देनी ज़रूरी होती है कि आप करना क्या चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप प्रोफेशनल जाना चाहते हो, कम्पीट करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ अपनी एक फिटनेस, वेट लॉस, वेट गेन या नॉर्मल उसके लिए। सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं उसका माइंड क्लियर करूँ। उसके बाद मेरी तरफ से जो क्लियरेंस जो उसको क्लियर किया जाता है वो यही कि देखो, आप इसको साल भर 6 महीने का सोच के मत आना। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल ये देने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि 4-5 साल करते हुए हो गए, तो भी कई बारी ऐसे मैसेजेस आते हैं, आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सर मेरा 3 महीने में चैंपियनशिप है, कुछ आप बता दीजिए। तो उनको मेरा यही रहता है, भैया अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सामने होंगे, आपकी क्या करंट कंडीशन है, वो चीज़ें देखी जाएँगी। क्या आप पीछे अभी तक करते आए हो, तभी कुछ गाइडेंस मिलती है, नहीं तो नहीं। और माइंडसेट जैसे आपने बोला, तो ये उनके दिमाग में मेरी तरफ से बिल्कुल डाल दिया जाता है कि ट्रेनिंग और डाइट जितना आप करोगे, उतना आपको सप्लीमेंट कम यूज़ करना पड़ेगा, उतना आपको स्टेरॉइड कम यूज़ करना पड़ेगा। और जितना आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, हार्ड ट्रेनिंग से बचोगे, डाइट में सोचोगे आज ये गलत खा लिया, आज ये स्किप कर दिया, उतना आप कितना ही ओवरडोज कर लो, कितना ही सप्लीमेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो मेहनत करना जरूरी है। मेहनत तो ज़रूरी है। डिसिप्लिन, डाइट, एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें उसको मतलब पहले जो भी मेरे पास आते हैं, ये चीज़ें बता दी जाती हैं। आपकी कोई एक ऐसी पर्सनल हैबिट जो आपको लगता है कि आप उस पर्सनल हैबिट को एक क्रेडिट देना चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने पर? अ, अ, मैंने अगर किसी चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर कर लिया कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो फिर वो मैंने करी है। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी चैलेंज को फेस करना पड़े, चाहे मेरे को उसके लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना टाइम देना पड़े, मैंने अगर किया तो माइंड सेट हो गया मेरा, तो मैं फिर उसको करूँगा और वो अच्छे लेवल पे करूँगा। आपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, वेस्टर्न कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं। दोनों तरफ आपको क्या मेजर डिफरेंस नज़र आया कि यार वेस्टर्न कॉम्पिटिशन्स के अंदर वहाँ के जो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, या हमारे यहाँ पे जो तैयारी हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ के बॉडी बिल्डर मेहनत करना जानते हैं, या हमारे यहाँ के जो एथलीट हैं वो मेहनत करना जानते हैं। उनको आप कितनी मेहनत कराओ, करेंगे, अगर अच्छा कोई तरीके से करवा रहा है। जो कमी रहती है ना, वो फिर से वही डाइट, जो अगर हम मिस्टर ओलंपिया को देखें, अब जो मैंने आपको बताया कि मैं हंगरी गया था खेलने, हंगरी से पहले मैंने 2012 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। वो मेरी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वो हुई थी थाईलैंड में। ओके। उसमें जो अभी हमारा हदी चौपन करके बॉडी बिल्डर है, वो मेरे से एक कैटेगरी नीचे था। ओके। वो बिलो 80 केजी में खेला था, मैं 80 अबाउ में खेला था। मैंने 1 साल 2 साल और करके छोड़ दिया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, वो माइंड सेट डिस्टर्ब हो गया। ओके। और जो हदी चौपन मैं बता रहा हूँ, वो उस साल सेम स्टेज पे है, मेरे से 5 किलो नीचे है, मतलब मसल वेट में मेरे से नीचे था। वो सेकंड आया था। आज के टाइम में वो मिस्टर ओलंपिया बन गया। और जो रीज़न था वो यही कि हम दोनों एक टाइम पे एक जगह खड़े थे, लेकिन वो इतना आगे चला गया क्योंकि उसने, एक तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, एक तो अपना फोकस नहीं हटाया, वो वहाँ लगा रहा। उसका टारगेट था ओलंपिया जाना, उसने जब तक वो अचीव नहीं किया वो रुका नहीं। उसके लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, वो दूसरे यूएस अपने कोच के पास भी गया, सारी चीज़ें करी। जो यहाँ के और वहाँ के बॉडी बिल्डर में आप फ़र्क पूछ रहे हो, वो सिर्फ यही कि
हम लोगों को एक तो गाइडेंस अभी तक आज तक सही नहीं मिलती है। सपोज करिए मैं किसी कोच के साथ 5 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि यार 5 साल 6 साल से मैं अब स्टक हो गया हूँ। कोच जो बोल रहे हैं मैं एक एक चीज पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी परफॉर्मेंस रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं आ रहा। और मैंने कोच चेंज किया, तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी कोच की तरफ से या जो उनके चेले चपाटे होते हैं उनकी तरफ से आ जाती है। ये देख, ये अपने आप को इतना बड़ा बॉडी बिल्डर समझता है। ठीक है, तो एक तो लेग पुलिंग हो गई यहाँ पे जो होती है। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, बहुत कम है। ब्रांड्स अभी आने लगी हैं, पहले नहीं थी कुछ भी, और अभी भी आ रही हैं। तो जैसे मैंने बताया, कंपनीज स्टैक पे हम आपको रख लेंगे अपनी कंपनी के साथ, वो चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ। और तीसरी चीज़ जो नॉलेज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज नहीं है इसीलिए वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है परफॉर्मेंस। तो जो यहाँ की कोचिंग अभी है, जो यहाँ के कोचिज के पास नॉलेज है, वो बाहर के कोचिज से अभी भी 5 से 10 साल पीछे है। लैक ऑफ नॉलेज है। हाँ, बच्चे मेहनती हैं, करने वाले हैं। आने वाले कुछ साल में मैं ज़रूर बोलूँगा कि कुछ इंडिया से, 1-2 नहीं, काफ़ी ओलंपिया के स्टेज पे मिलेंगे। लेकिन आप ये देखो ना कि प्रेमचंद डेगरा जी के बाद कितने साल का गैप आ गया, वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है। लेग पुलिंग बहुत है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और एक करेक्ट नॉलेज अभी उतनी नहीं है जो बाहर है जितनी है। इसीलिए बाहर के कोचिज़ पे बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग ऊपर नहीं पहुँच पाते? जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको आगे भेज दिया जाता है करप्शन की वजह से, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसको खींच के नीचे उतार दिया जाता है कि हो गया। करप्शन तो देखो हर स्पोर्ट्स में है, बॉडी बिल्डिंग में भी है। जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद देखा हुआ है, हुँ, और वो फिर 6 साल बाद वो एक्सेप्ट भी मेरे ही फेस पे करा कि हाँ मैंने किया था, हमने हुँ, किया था ऐसे तेरे साथ। तो करप्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करप्शन है। अगर 10 कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग की है या 12 कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग की है, तो 1-2 में जरूर ऐसे होता है। हर में नहीं होगा, हर बच्चे के साथ नहीं होता। भैया एक बात बताओ, रिकवरी और रेस्ट पीरियड का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरी जब मैं compete करता था, हुँ, तो मेरा सिर्फ एक ही रूटीन था, जिम घर, जिम घर, जिम घर। आप जिम पे गए, ट्रेनिंग करी, बच्चों को ट्रेनिंग कराई, घर आए, डाइट लिया, आपने रेस्ट किया, वापस उठे, जिम गए, ट्रेनिंग करी, बच्चों को कराया, डाइट ली, रेस्ट लिया। हुँ, तो डाइट और रेस्ट ये बहुत ज़्यादा है। रिकवरी आप प्रॉपर 6-7 घंटे की साउंड स्लीप लेके भी कर सकते हैं। अगर बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, एक बार में 7 घंटे की 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे, आप 2 बार में ले सकते हैं। रिकवरी के लिए आजकल और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कोल्ड शावर हो गए, कोल्ड बाथ हो गए, आइस बाथ हो गए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, आप करिए। रिकवरी का बहुत बड़ा रोल है। चीट मील, चीट डे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मैं ये कहूँगा कि बिना बात का एक वर्ड क्रिएट कर दिया गया है। चीट पहले तो डे नहीं होता, सिर्फ मील होती है। और मेरे हिसाब से चीट मील तभी होनी चाहिए जब आप एक कंडीशन चाहते हो और वो आपने अटेन कर ली। मतलब आप चाहते हो मेरा ये टारगेट है, फैट लॉस का ही है, या आपका है कि बॉडी बिल्डिंग का है, कि आप इतने परसेंटेज बॉडी फैट पे आ गए हो। अब आपने वो कर लिया, अचीव कर लिया। अचीव करने के बाद अब है कि अब हम मेंटेनेंस फेज में है। तो हफ्ते में एक दिन एक मील, वो भी थोड़ा सा आपने खा लिया, वो चीट मील हो गई। आपने अभी शुरू ही किया है फैट लॉस, या आपने अभी बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन, कटिंग की 3 महीने बाद है, आपने शुरू हुँ, किया, और अब आप शुरुआत में ये करने लग जाओ कि हर हफ्ते में मेरे को कुछ ना कुछ खाना है। वो नहीं है। टारगेट पहले अचीव हो जाए, अचीव होने के बाद फिर वो है कि ठीक है, अब आप वहाँ खड़े हो, अब हम इससे आगे जाना नहीं है, अब हमें मेंटेन रखना है इसको। तो है कि आपने हफ्ते के हफ्ते एक चीट मील, एक मील आप ले सकते हैं। अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, तो
आपको क्या लगता है कि इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए, इनको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए? अ, देखो गवर्नमेंट ने पहले तो मैंने नहीं ये चीज़ें देखी थी, लेकिन हुँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए काम करना शुरू करा हुआ है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया करके एक फेडरेशन बनाई हुई है, जी। जो स्कूल लेवल्स पे है, हुँ, हुँ, जिसमें कि मेनली सारे ही स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। हुँ, बच्चा पहले स्कूल टीम में आता है, उसके बाद जोनल्स में खेलता है, उसके बाद उसके नेशनल्स होते हैं, सारी चीज़ें वो हैं। और जो वो स्कूल गेम्स फेडरेशन के जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो मिलते हैं बच्चों को, वो आपको कॉलेजेस में भी हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन दिलवाने में, वो मतलब उनकी वैल्यू होती है। लेकिन फिर से वही चीज़ गवर्नमेंट ने अपना तो एक वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो लोग उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी वो वही है, मतलब टेक इट ग्रांटेड ले रखा है। अपनी मर्ज़ी से कैसे ही कहीं भी खुले में टेंट लगा दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब खाना पूर्ति हो रही है, नीचे लेवल पे। बिफोर वी कम टू एन एंड फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ येस और नो में या शॉर्ट आंसर दो। ठीक है। क्या सिर्फ हेवी वेट उठाना ही एकमात्र तरीका है बॉडी बनाने के लिए? नहीं। व्हाई? अ, हमें मसल इंटेंसिटी पे काम मसल मतलब वर्कआउट इंटेंसिटी पे काम करना है। ह्यूमन बॉडी है वो हर चीज़ को बड़ी जल्दी से अडेप्ट करती है। आप हैवी वेट करते रहोगे, उसको वो अडेप्ट कर लेगी, कुछ टाइम में आपको रिजल्ट देगी, फिर वो यूज टू हो जाएगी। तो हमें उसको थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज करते रहना है। कभी हमें रेपिटेशंस करने हैं 15-16 रैप, कभी हमें ड्रॉप सेट्स भी इन्वॉल्व करने हैं, कभी हमें सुपर सेट्स भी इन्वॉल्व करने हैं। मतलब अलग अलग टेक्निक हमें उसमें अपने रूटीन में ऐड करनी है, ताकि बॉडी यूज टू ना हो। फैट लॉस करने के लिए कार्डियो ज़रूरी है या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से काम चल जाएगा? अगर आपके पास टाइम है तो आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो करें, अगर टाइम नहीं है तो वेट ट्रेनिंग मस्ट है। क्या हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं फैट लॉस के लिए? फॉर नहीं। एग्जांपल आर्म्स या बेली? नहीं। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो जो बॉडी को एनर्जी चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो जो बॉडी में फैट स्टोर है, बॉडी उस फैट को यूज करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एब्स मारा और सिर्फ एब्स के फैट बॉडी ने यूज कर लिया। एनर्जी चाहिए, जहां भी बॉडी में स्टोर फैट है वो हर जगह से उसको यूज करेगी। जहां जितना ज्यादा फैट है वो उतना ज्यादा टाइम लेगा खत्म होने में, जहां जितना कम है आपको जल्दी से वहां रिजल्ट नजर आ जाएगा। क्या बॉडी बनाने के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है? अगर आप compete करना चाहते हो, प्रोफेशनल जाना चाहते हो, तो हाँ, सप्लीमेंट्स आपकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते, आप सिर्फ एक फिटनेस अपना मेंटेन करना चाहते हो, तो नहीं है। मसल ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्लीप या डाइट? दोनों। मसल ग्रो जब भी होगा जब आपकी बॉडी की रिकवरी पूरी हो जाएगी। और रिकवरी डाइट जो है वो रिकवरी का एक पार्ट है। जब तक आपकी न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा, बॉडी फिर से रिकवर नहीं करेगी। क्या जिम में घंटों बिताना ज़रूरी है रिजल्ट्स के लिए? 45 से 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में आपका एक सिंगल बॉडी पार्ट रूटीन खत्म हो जाना चाहिए। अगेन, टाइम मैटर नहीं करता, आपने जिम में 2 घंटे बिताए हैं, 3 घंटे बिताए हैं। मैटर करता है इंटेंसिटी। आपने 30 मिनट 40 मिनट जितनी देर वर्कआउट किया वो किस इंटेंसिटी से किया है। क्या हम मसल बिल्डिंग और फैट लॉस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग पे आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, डाइट आपकी अच्छी है, मसल बिल्ड होगा। मसल बिल्ड होगा, बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि बॉडी को नॉर्मल, आप सो रहे हैं बैठे हुए हैं तो भी एनर्जी चाहिए उस मसल को मेंटेन करने के लिए, तो बॉडी जल्दी से फैट लॉस करेगी। क्या मसल बिल्डिंग की कोई एज लिमिट होती है? नहीं। एक एज के बाद, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि 35-40 के बाद हमारा जो हार्मोन सिस्टम है, मेल चाहे फीमेल, वो डिग्रेड होने लग जाता है। तो अगर हम एक एज के बाद हम चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करें, तो हमें स्टेरॉइड्स फिर से वही वही रूटीन है। जाना पड़ेगा। एक छोटा सा रैपिड फायर सेक्शन करते हैं। अगर अगर एक इंसान को बॉडी बिल्डिंग आज स्टार्ट करनी है, तो कौन सी एक ऐसी गलती है जो उसको नहीं करनी चाहिए? शॉर्टकट
ना अपनाए, कम से कम 1 से 1.5 साल अपना बेस बनाए। बेस से मेरा मतलब है कि एक डिसेंट स्ट्रेंथ अचीव करे, वर्कआउट की टेक्निक्स, पोस्चर्स अच्छे से सीखे, एक माइंडसेट अपना तैयार करे कि क्या वो उस लाइफस्टाइल में जा सकता है जिसमें आपको 5 बार 6 बार कुछ प्रॉपर टाइम इंटरवल पे डाइट लेनी पड़े। तो मतलब 1 से 1.5 साल, इतनी जल्दी आप जंप ना करें कि मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है। अगर आपसे पूछा जाए डाइट और ट्रेनिंग से रिलेटेड एक मिथ जिसको आप डिबंक करना चाहते हो हमेशा के लिए, लोगों के मन में से वो जो विचार है उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो वो क्या होगा? ट्रेनिंग से तो रिलेटेड यही है कि 2-3 घंटे जिम में बिताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना इंटेंसिटी के साथ जितना जल्दी निकल आएँगे, मतलब 30-40 मिनट में अपना वर्कआउट ख़त्म करें अगर सिंगल पार्ट कर रहे हैं तो। और फिर जितना भी आपका टाइम पीरियड 24 घंटे हैं, उसको रिकवरी पे ध्यान दें, खाने पे, सोने पे, तो जल्दी बॉडी आपकी ट्रांसफ़ॉर्म होगी। सेम डाइट के साथ है। कई अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, कई बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि ये सोचते हैं हम सारा साल कुछ भी खा लें और आखिरी के 2 महीने पानी छोड़ दें, नमक छोड़ दें, भूखा मर जाएँ और हम रिप्ड हो जाएँगे, तो पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी चीज जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर सबको समझनी चाहिए बट कोई समझना नहीं चाहता। सबसे पहले जो इतनी सारी फेडरेशन जो ये ऑफिशियल्स रन कर रहे हैं ना, इनको अपना ये बिजनेस बंद करके एक होना चाहिए, ताकि जो इतना सारा आज के टाइम में कंपनीज आ रही हैं और जो इतने सारे एथलीट आ रहे हैं, उनको एक प्रॉपर आगे के लिए रास्ता मिले और मतलब इस चीज़ में और ज़्यादा बच्चा आने की, पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करें। तो सब जो फेडरेशंस इतनी सारी चल रही हैं, मेरी तो सिर्फ उनसे ही है कि एक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बॉडी बिल्डिंग इंडिया में और अच्छे लेवल पे जा सके। ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस रिजिम में कोई ऐसा रूटीन या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो लोग सोचते हैं कि यार ये किसी काम की नहीं है बट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? लेग्स का वर्कआउट मैं बोलूँगा कि चाहे फिटनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल किसी भी स्पोर्ट्स में हो, हम्म। आप लेग्स का वर्कआउट ज़रूर करिए। 50 साल, 60 साल की एज के बाद हमने देखा है, हमारे घरों में ही देखा है हम्म। कि हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे दादा-दादी हो गए या और भी जो ताऊ, चाचे, मामा जो होते हैं, किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, चाहे उन्होंने एक्सरसाइज ना करी, कभी नहीं करी, ठीक है, वेट ट्रेनिंग कभी नहीं करी, फिर भी है। तो मेरा यही है कहना कि लेग्स का वर्कआउट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कोई भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहा है, ज़रूर करें। जब तक आपकी नींव बोलते हैं, लेग्स स्ट्रांग नहीं होंगी, कमर से नीचे तो सिर्फ वही है ना, ऊपर तो कई सारी चीज़ें आ गई। सबसे ज़्यादा फटीग लेग्स की ट्रेनिंग में होते हैं, सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न लेग्स की ट्रेनिंग में होता है, सबसे ज़्यादा पेन लेग्स की ट्रेनिंग में होता है। और कहते हैं कि अगर आप लेग्स अच्छे से ट्रेन करो तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। वो तो बताया मैंने, हाँ। इंटेंसिटी के ऊपर है सारी चीज़। सबसे अंडररेटेड और सबसे ओवररेटेड बॉडी बिल्डर कौन है इंडिया में आपके हिसाब से? अंडररेटेड मैं बोलूँगा अरम्बम बॉबी सिंह। ओके। मैंने जब इनको पहली बार देखा था, तो हम्म। इंडिया का बॉडी बिल्डर जिसको मैंने सबसे पहली बार देखा और जिसके ग्लूट्स में स्टायरेशन देखे, हम्म। 2004 या 5 की बता रहा हूँ। मेरा सबसे पहला नेशनल था मिस्टर इंडिया, हम्म। कूच बिहार में। ओके। तो मैं देख के, जिसको देख के यूँ कहेंगे ना, ये कौन है, ऐसा इंडिया में भी है कोई, वो। और बाहर के बॉडी बिल्डर जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते थे, हम्म। जितना उनके साथ सेल्फी लेते थे, हम्म। इंडिया के बॉडी बिल्डर या इंडिया के ऑफिशियल उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं करते थे। ये अंडररेटेड तो ये है, ओवररेटेड मैं नहीं बोलूँगा। कोई ऐसे इंडियन या इंटरनेशनल एथलीट जो आपकी मोटिवेशन का सोर्स थे, जिनको आप यू यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यार ये बॉडी बिल्डर हैं जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ? देखो, जब जिम जॉइन किया नहीं था, या जिम नॉर्मल, मैंने बताया 10th 11th मैंने शुरू हम्म। किया था, 2 महीने गया, 1 हम्म। महीने नहीं गया। तो तब तो जिम्स में पोस्टर रोन इसके, इनके आर्नोल्ड के और इनके ही रहते थे। हम्म। तो उन्हीं को देख के यार बहुत तगड़े हैं ये। लेकिन जब मैंने जिम जॉइन किया, हम्म। तो मुकेश जी उस टाइम बॉडी बिल्डिंग करते ही थे, मैंने हम्म। मुकेश जी के अंडर शुरू किया था।
तो मुकेश गुरुजी को देख के मतलब वो ऐसे चेयर पे बैठ के और उस टाइम रूटीन लिखते थे सबके, तो उनके फोर आर्म्स वगैरह इतने बड़े बड़े, मैं यूं ही देखता था यार ये इतने इतने कैसे, इतना भी कोई पॉसिबल है क्या? तो वैसे इंटरनेशनल में देखा जाए तो आर्नोल्ड, और अगर वैसे देखा जाए जिनको देख के मैंने बॉडी बिल्डिंग सालों साल करी है, तो वो गुरुजी हैं, मुकेश गहलोत जी हैं। भैया आप बहुत सारे बच्चों को ट्रांसफॉर्म करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कोई एक ऐसी जर्नी जिसको आपने बच्चे को ट्रांसफॉर्म किया हो जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे? देखो, हर बच्चे की ना एक अलग स्टोरी होती है, तो अगर आप ऐसे पूछेंगे तो बहुत सारे हैं। कुछ मेरे जो बैचमेट थे मुकेश गुरुजी के जिम में, उनमें भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट थे उनमें भी हैं। अब कुछ मेरे स्टूडेंट में मैं बताता हूँ, जब मैंने नया नया जिम ओपन किया था 2005 में, तो एक राजेश करके लड़का होता था। अच्छा, वो डेली आता था मेरे जिम में एक्सरसाइज करने, और जितनी हार्ड में ट्रेनिंग कराऊं वो करता भी बहुत था, और कोई बॉडी फैट नहीं, लीन फिजिक, एकदम मेहनती भी पूरा था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा था कि करता क्या है तू, बॉडी बिल्डिंग कर ले प्रोफेशनल या पावर लिफ्टिंग कर ले प्रोफेशनल। तो बोला भैया मैं ना छोले बेचता हूँ। मतलब डाबड़ी से रोज वो 10 किलोमीटर कहीं दूर जाता था, और जो ये छोले कुलचे वाले होते हैं, वो छोले बेचता था, और उस लड़के ने मेरे पास ट्रेनिंग करी। अब आप ये जो आप बच्चों में आजकल ये होता है ना कि ये खा लो, ये लगा लो, और जब जल्दी, जो छोले बेचने वाला है वो क्या तो सप्लीमेंट अफोर्ड कर लेगा, सही बात है, क्या वो स्टेरॉइड साइकिल अफोर्ड कर लेगा? ठीक है, वो बच्चा जूनियर पावर लिफ्टिंग में भी मेरे पास चैंपियन बना स्टेट लेवल पे, और वो बच्चा जूनियर बॉडी बिल्डिंग में भी चैंपियन बना। लेकिन फिर से वही कि आगे अगर कंटिन्यू करना है तो टाइम भी चाहिए। अब जो छोले बेच के अपना स्पोर्ट्स कर रहा है, तो उसके कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस भी होंगे जो कि उसको अलाउ नहीं कर रहे आगे परस्यू करने का। ऐसे ही एक और स्टूडेंट था सुनील तिवारी करके मेरे पास, उसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था जब वो मेरे पास ज्वाइन हुआ था जी। किसी रीजन से वो बिजनेस धीरे धीरे करके एकदम बंद हो गया, और वो लड़का मैंने देखा है मेरे पास रह के, उसने अपनी फैमिली भी रन करी है, उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया भी है, उसने अपना पूरा घर भी चलाया है, उसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी करी है। जो मेन फेडरेशन होती थी जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन था, उसमें मिस्टर इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है, मिस्टर हरियाणा कई बार बना है। ऐसे ही एक हमारे बैचमेट में विजय करके मेरा एक फ्रेंड है, मुकेश गुरुजी के पास ही वो भी हमारे साथ ही ट्रेनिंग करता था। आप मानेंगे, वो न्यूज़पेपर जो पहले न्यूज़पेपर डालते थे ना, वो न्यूज़पेपर डालता था, तो डेली सुबह 4 बजे उठ के वो पहले 25-30 किलोमीटर साइकिल पे न्यूज़पेपर डाल के आता था, फिर वो ट्रेनिंग करता था, फिर वो अपने फादर के साथ कहीं पे शायद कारपेंटर का कुछ ऐसे कुछ लेबर का काम करता था, फिर वो शाम को दोबारा ट्रेनिंग करने आता था, और वो पावर लिफ्टिंग में भी रिकॉर्ड होल्डर रहा है कई बारी, और बॉडी बिल्डिंग में भी मिस्टर इंडिया उसमें भी रहा। दोनों स्पोर्ट्स में वो, बच्चों से एक गेम नहीं हो रहा, वो दोनों स्पोर्ट्स में चैंपियन बना है, वो भी नेशनल। तो ऐसे कई सारे हैं। जब भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, मेहनत करो, सब चीज़ें सिर्फ स्टेरॉयड डाइट और वर्कआउट में जितना आपने मेहनत कर दी, जितना डिसिप्लिन दिखा दिया, जितना आप लंबे चले गए इनके साथ, आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे, कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे। जितना शॉर्टकट की तरफ जाओगे, जितना इम्पेशेंस होगे, कुछ साल बाद आप गायब मिलोगे। अगर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज लाना चाहो, आपको पावर दी जाए कि यार ये बदलाव लेके आना, तो क्या बदलाव लेके आओगे? सबसे पहले मैं जितनी भी ये फालतू की फेडरेशंस हैं इनको खत्म करूंगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अभी इंडिया में क्या है कि जिस फेडरेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने रिकग्निशन दे रखी थी, उसको ओलंपिया जो फेडरेशन है उसने रिकग्निशन नहीं दे रखी।
जिस फेडरेशन को ओलंपिया फेडरेशन ने रिकग्निशन दे रखी है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी थी। तो मतलब ये था कि अगर कोई ओलंपिया बन के भी आ गया इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो जीरो है। और जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस फेडरेशन में नेशनल जीत जाए, कुछ भी जीत जाए, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए, वो ओलंपिया नहीं जा सकता। तो मेरी तो अगर कुछ ऐसी पावर है और मिल सकती है तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं फेडरेशन एक करूं और एथलीट के लिए जो उसमें मैक्सिमम उनके बेनिफिट के लिए काम होगा वो करने का मेरा उसमें रहेगा। अगर हम सिर्फ एक रूल की बात करें, जिस रूल को फॉलो करने से एक नॉर्मल फिजिक एक चैंपियनशिप लेवल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो क्या रूल होगा? कंसिस्टेंसी है सिर्फ। आप जो डाइट का डिसिप्लिन है, जो वर्कआउट का डिसिप्लिन है, जितना उसको आप कंसिस्टेंट रह के 2 साल 4 साल 5 साल करते जाएंगे, हाँ डेफिनेटली आप एक दिन अच्छे लेवल पे अच्छा जरूर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। मुकेश गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। जैसे वो अपने गुरुजी के लिए थे वही चीज उन्होंने हमें सिखाई, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही उनके लिए हैं। और जैसे वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, उनमें एक मैं नाम लेना चाहूँगा, दिनेश असवाल जी हैं। मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग दिनेश असवाल जी को देख के शुरू करी थी। ओके। और आज के टाइम में मेरे और दिनेश असवाल जी के बहुत अच्छे क्लोज रिलेशन है और सच में दिनेश असवाल जी बहुत जेन्युइन है। तो मतलब जैसी चीज आगे से हमें मिलती आ रही है वही हम आगे कैरी कर रहे हैं। तो अगर डाउन टू अर्थ जेन्युइन और अगर उनके मन में भी कुछ चीज करने की है कि मेरे को ये करना है, अगर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है या मैं इस बच्चे को चैंपियन बनाना चाहता हूँ, इसमें पोटेंशियल है लेकिन इसको कुछ चीज रोक रही है, तो वो उस बच्चे को चैंपियन बनाएंगे। चाहे उन्हें जेब से पैसा लगाना पड़े, चाहे उसको मेंटली बूस्ट करना पड़े, चाहे उसको काउंसलिंग करनी पड़े। तो मुकेश गहलोत जी के बारे में यही है, डाउन टू अर्थ। अगर कुछ ठान लिया तो करेंगे। भैया आपकी फेवरेट चीट मील क्या रही है? मेरी फेवरेट चीट मील, देखो वैसे तो मेरे को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे हम लोग कंपटीशन की मैं जब तैयारी करता था तो लास्ट में हमारा कुछ होता है कि 2 दिन के लिए हमने नमक बंद कर दिया, 1 दिन के लिए पानी छोड़ दिया। तो जब वो कंपटीशन पूरा हो जाता है ना तो मीठे की क्रेविंग मेरे को नहीं होती थी, मेरे को होता था कि घर जाके नॉर्मल दाल रोटी रायता नॉर्मल खाना मिल जाए। क्योंकि वो लास्ट के दिन होते हैं, उसमें उबला उबला चावल खा रहे हैं, वो उबला है, आलू खा रहे हैं, वो उबला है, अंडा खा रहे हैं, वो उबला 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 हुआ। तो वो एक ये होता है कि फटाफट से कुछ भी वो मिल जाएगी नॉर्मल खाना। और वैसे अगर करेंगे तो नॉर्मल, जब सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं तो फिर मीठा कुछ भी मीठा। ये आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, क्या ये सत्तू खाने से बॉडी बन जाती है? नहीं भैया, नहीं बनती है। थैंक यू सो मच भैया, आप आए, बहुत सारी इंसाइटफुल बातें करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया जिनको सुन के मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस काफ़ी सारी जो मिथ्स है ना उनसे बाहर निकलेंगी। बहुत सारी नेगेटिविटी जो मार्केट में फैली हुई है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगी और जो सही तरीके हैं उनको जान के सही प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएंगी। इंडिया में बॉडी बिल्डिंग के इसमें स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। जो एथलीट हैं उनमें पोटेंशियल भी बहुत है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एथलीट को खुद भी स्मार्ट होना पड़ेगा, किस कोच को चुने किस कोच को ना चुने। एथलीट को खुद भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डेली डेली कोच ना बदलें, डेली डेली जल्दबाजी ना करें। तो हाँ, इंडिया में आने वाले टाइम में बॉडी बिल्डिंग में कुछ आप देखेंगे बड़े स्टार्स जो कि ओलंपिया लेवल पे जाएंगे और वहाँ भी कुछ अच्छा करेंगे।